क्लियर। कल हम कैपिटल गेंस कर रहे थे और हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है थी उसकी बात कर रहे थे और हमने देख लिया था उसका डिस्पोजल जो है किस तरह से वो चल रहा होता है और किस तरह से हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। वो चीज़ जो है वो हमने कल सारी की सारी वहाँ पे डिस्कस आउट कर ली थी। हमें लगा पता कि प्रॉपर्टी की 3 टाइप्स हैं, या तो हमारे पास कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, या हमारे पास ओपन प्लॉट है, या हमारे पास जो है वो फ्लैट्स हैं जिनको डिस्पोज ऑफ करना है। गेन आएगा तो गेन उन रिस्पेक्टिव रेट्स के ऊपर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और होल्डिंग पीरियड जो है हमारा वहाँ पे क्या हो रहा होता है, होल्ड कर रहा होता है। फ्लैट के केस में 2 साल तक की होल्डिंग है, उसके बाद एग्जाम्प्ट हो जाता है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में 4 साल तक की होल्डिंग है, उसके बाद एग्जाम्प्ट हो जाता है। ओपन प्लॉट में 6 साल की होल्डिंग है, उसके बाद क्या हो जाता है, एग्जाम्प्ट हो जाता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 75A, इसकी पार्शल एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे है और इसी सेक्शन की पार्शल एप्लीकेबिलिटी इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी है। ये क्या है सेक्शन कि इसमें आपको कहते हैं कि अगर आपने कोई भी एसेट्स वगैरह परचेज करने हैं तो आप मैक्सिमम पेमेंट कितनी कर सकते हैं कैश में, 5 मिलियन तक की कैश में पेमेंट कर सकते हैं, एक सिंगल ट्रांजैक्शन पे नहीं, एक एग्रीगेट ट्रांजैक्शन की। अगर आप 5 मिलियन से ऊपर कैश की पेमेंट करेंगे तो वो आपको क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी और आपको उसके ऊपर फाइन भी पे करना पड़ेगा। यही सेक्शन जाके हमने दोबारा कहाँ पढ़ना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ना है, सेम वर्ड्स और सेम ट्रीटमेंट के साथ। अब इसका मतलब आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कोई भी आपने इमूवेबल एसेट खरीदना है, बिल्डिंग या लैंड वगैरह खरीदना है, आपने ट्रांजैक्शन करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल और मैक्सिमम अगर आप कैश में पे करना चाहते हैं तो कितना पे करेंगे आप, 5 मिलियन पे करेंगे, उससे ज़्यादा आप कैश में पे नहीं कर सकते। अगर आपने 5 मिलियन से ऊपर कुछ भी पे किया तो वो क्या हो जाएगा, आपको डिसअलाउ हो जाएगा और आपको उसके ऊपर पेनल्टी भी पड़ रही होगी। जो आपके पास मूवेबल एसेट्स हैं जैसे ये प्लांट मशीनरी इस तरह के एसेट्स होते हैं, इनकी लिमिट होती है 1 मिलियन की। आप 1 मिलियन तक जो एसेट्स हैं वो कैश में पे कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उससे ऊपर कोई खरीदेंगे और कैश में पे किया तो उसके भी आपको कंसिक्वेंसेस जो हैं बेयर करने पड़ेंगे। बिजनेस में होता है कि आपको इनकी डिप्रिसिएशन वगैरह अलाउ नहीं होती, आपकी कॉस्ट भी जीरो होती है और आपकी डिप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं करते, और जितना डिस्पोज होगा सारे का सारा गेन आएगा और पेनल्टी आपको अलग पड़ रही होती है। बट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आप इस एग्जाम्पल पे आएँ। जैसे ये है, ऑन 15 जनवरी मिस्टर ए सोल्ड अ हाउस सिचुएटेड इन कराची फॉर रुपीज़ 15 मिलियन। इसने 15 मिलियन का घर बेच दिया अपना कराची में। कितने का बेचा है, 15 मिलियन का। ही हैड परचेज दिस हाउस इन जुलाई 2020 फॉर 19 मिलियन। कितने का लिया था, 19 का। अब बज़ाहिर क्या हो रहा है, इसको 4 मिलियन का लॉस हो रहा है। इसने कहा जी, जब इसने रिटर्न फाइल की होगी इसने कहा होगा जी मुझे लॉस हुआ है 4 मिलियन का। FBR फ़ौरन आ जाएगा उठ के कि प्रॉपर्टी में लॉस नहीं होता, प्रॉपर्टी तो हर एक साल के बाद उसकी वैल्यू में 10% इंक्रीमेंट आना ही आना है। तुम्हें कैसे लॉस हो गया, बताओ ये प्रॉपर्टी कैसे खरीदी थी, हमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दो। कहेगा जी मैंने प्रॉपर्टी ली 19 मिलियन की, पेमेंट कैसे की है, हमें पेमेंट एविडेंस दें। ये कहेगा जी मैंने 13 मिलियन जो बैंक से पे किए थे, 6 मिलियन जो है था मैंने कैश में पे किया था। अब कैश में पेमेंट कितनी अलाउ है, मैक्सिमम 5 मिलियन तक की अलाउ है, इसने कितनी कर दी है, 6 की। ये कहेंगे आपने कैश में पेमेंट की है, ये हम आपको डिसअलाउ कर देंगे। अब ये 6 मिलियन आपकी कभी भी कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने ये लिया था 19 मिलियन का, लेकिन इन्होंने कहा कि हम 6 मिलियन कभी भी आपको अलाउ नहीं करेंगे, हम इसमें से लेस करवा देंगे। अब FBR के मुताबिक आपकी कॉस्ट कितनी है, 13 मिलियन है। कहेंगे अब तुम रो, तुम पिटो, जो मर्जी करो, तुम्हारी कॉस्ट कितनी है, 13 मिलियन है। कितने का बेचा है, आ जाओ। तुमने कहा लॉस हुआ है, कहाँ लॉस हुआ है, किधर लॉस हुआ है, ये आपको 2 मिलियन का गेन हो गया। अब इसको लगना पता हुआ क्या, नुकसान हुआ 4 मिलियन का। एक तो वो इसको नहीं मिलना, दूसरा इसको जो गेन नहीं हुआ वो इसका निकाल दिया गया, तीसरा इसने ये कैश में पे किया था, इसकी 5% पेनल्टी पड़ेगी, मतलब 3 लाख रुपया ये पेनल्टी पे करेगा FBR को। चौथा क्या होगा, अब इसको 2 का क्या आया है, गेन आया है। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है, कितने सालों के बाद बिकी है, 2020 में ली थी, 21 में बेची है, 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी बिक रही है, ये होल्डिंग पीरियड। तो इसके ऊपर 15% ये टैक्स भी पे करेगा, कितना बनेगा, 3 लाख। तो ये 3 चीज़ें इसको बेयर करनी पड़ रही हैं, ये अपना गेन टैक्स पे कर रहा है, ये पेनल्टी पे कर रहा है, और तीसरा जो इसका गेन नहीं था वो भी क्या कर दिया FBR ने, कैलकुलेट कर लिया। तो इसका मतलब अगर आप कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन करेंगे 5 मिलियन तक की आपको अलाउ है, उससे ऊपर अगर आपने ट्रांजैक्शन कर दी तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपको डिस अलाउ हो जाएगी, वो कभी भी आपके गेन का पार्ट नहीं बनेगी और उसके ऊपर आपको लॉस भी होगा और आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। गॉट इट। यही सेक्शन
एज इट इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस में, एज इट इज़। और वहाँ पे ये अभी तक आई कैप में बिजनेस में टेस्टेड नहीं है। तो वहाँ पे बिजनेस हम प्रोबेबली थर्सडे को शुरू कर रहे हैं। 3 दिन कंप्लीट बिजनेस है, जिसको बिजनेस नहीं भी आता उसका भी बिजनेस डन हो जाएगा। उसके नोट्स रात को प्रिपेयर कर रहा था, हो गए हैं तकरीबन, जिसमें तमाम पिछले 17 अटैम्प्ट की एडजस्टमेंट जो इंटीग्रेट कर दी हैं प्रोविजन बाय प्रोविजन, ताकि आपको सेपरेट उसके पास पेपर ना करना पड़े। वो एडजस्टमेंट बाय एडजस्टमेंट पास पेपर हैं, आपको कभी भी उसमें इशू नहीं होगा। उसके बाद आपको मेरे ख्याल से आई कैप नहीं फेल कर सकता इंशाल्लाह। आपका पेपर जो होगा बड़ा नॉन होगा कि आपको आई कैप ने क्या पूछा है और इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। आपको पेपर इस दफ़ा नॉन ही आएगा। क्योंकि जितनी मेरी वजह है ना काम करते मुझे पता है। मैं पिछले 4 हफ्तों से मेरे सारे संडेज ऑन है, मैं घर नहीं जा रहा और घर मेरा लाहौर में ही है। कल रात को 12 बजे मेरे फादर आए थे मेरे ऑफिस के, यार ज़िंदा हो? मैंने कहा हाँ मैं ज़िंदा ही हूँ अभी तक। तो इतनी एफर्ट्स चल रही हैं इस वक्त, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम को इतना समेटना बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि कोई चीज़ मिस भी ना हो, हर चीज़ भी करवानी है। पास पेपर सारे देखना, कौन सी चीज़ अभी तक नहीं आई, किस तरह आ सकती है उसको देखना, फिर सी फैब की एडजस्टमेंट उठानी, बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, आपको नहीं इसका अंदाज़ा। अगर तुम लोग फेल हुए ना तो ज़मीन से 2.5 फुट नीचे ना घड़ा खोद लीजिएगा, मिट्टी में ऊपर डालूँगा, ठीक है? बड़ा चाहिए होगा आपके लिए। अब आखिरी एरिया कैपिटल गेन का, सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? आई कैप का एक और फेवरेट क्वेश्चन है, डिफाइन सिक्योरिटीज़ अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आई कैप 2 सवाल पूछता है, डिफाइन कैपिटल एसेट एंड सिक्योरिटीज़ अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं? एक्सेप्ट सोडा, आपके सारे क्या है? कैपिटल एसेट्स हैं। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? सिक्योरिटीज़ इंक्लूड्स सिम डीवीडी। अब एस से क्या बनेगा? शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, और ये पब्लिक कंपनी कौन सी है? एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। आई से बनेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। एम से बनेगा मुतालबा सर्टिफिकेट। डी से बनेगा डेट सिक्योरिटीज़। वी से बनेगा वाउचर्स ऑफ पीटीसीएल। और डी से बनेगा डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये अगर चीज़ें हैं हम इन्हें बेच रहे हैं, इनके ऊपर जो गेन आएगा वो हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से जाएगा, बट सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगा और इसके ऊपर सेपरेट रेट्स के मुताबिक क्या किया जाएगा? टैक्स पे किया जाएगा। अब पब्लिक कंपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मैं चैप्टर 4 से कहता आ रहा हूँ कि पब्लिक कंपनी की इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। कंपनी प्राइवेट हो जाती है, उसकी टैक्स रजीम चेंज हो जाती है, एनटीआर में फॉल करती है। कंपनी पब्लिक हो जाती है, उसकी रजीम चेंज हो जाती है, कहाँ पे फॉल करती है? सेपरेट ब्लॉक में फॉल कर देती है। तो पब्लिक कंपनी का आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, क्या नहीं होती, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पब्लिक कंपनी याद है डेफिनेशन? कर दूँ इग्नोर इसको? अब यहाँ पे इसमें से जो है डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, दिस वन, इसको आपने क्रैम करना है। पास्ट पेपर में अभी तक एक दफ़ा उसने डेरिवेटिव प्रोडक्ट पूछा है। क्वेश्चन था डिफाइन सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और ये 3 नंबर का सवाल था, जिसमें से आई गेस सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन 1.5 नंबर की थी और डेरिवेटिव प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी 1.5 नंबर की थी। अभी तक पूरे कैपिटल गेन में पहली चीज़ है जो आपने रट्टा मारनी है, क्रैम करनी है। कर लोगे? होता कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट मीन्स अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच ड्राइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग सिक्योरिटी और अदर एसेट एंड मे बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू कहाँ से आई है, जो उसके हमने बैक एंड पे सिक्योरिटी रखवाई हुई है, जिससे हमने एसेट मॉर्गेज करवाए हुए हैं उसकी वजह से, और ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड भी हो सकती हैं। इसमें क्या कुछ शामिल है? डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कैश फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट, ऑप्शन, या जितने भी फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। इसको आपने रट्टा मारना है। वो इसकी डिटेल नहीं पूछेगा, बताएं क्या होती है। जालिम हुआ तो एज सच क्या पूछ लेगा? डेरिवेशन, इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा। इसको आपने एज सच क्या करना है? क्रैम करना है। इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसकी डिटेल्स आपके सिलेबस, आपके स्कोप में नहीं है कि ऑप्शंस क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमने पढ़ी थी ऑप्शंस, एम्प्लॉय शेयर स्कीम में, याद है? ऑप्शन कागज़ है, कागज़ बिक रहा है, गेन आ रहा है, कहाँ से उसकी वैल्यू आ रही है? एक खाली कागज़ का टुकड़ा है, कहाँ से वैल्यू निकाल रहा है? क्योंकि उसके बैक पे वो पड़े हुए शेयर्स, उसकी वजह से क्या हो रहा है? वैल्यू आ रही है। तो ये क्या होते हैं? ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉर्ट ऑफ।
उसके बाद है डेट सिक्योरिटीज़ में दो तरह की होती हैं, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी। इसमें तीन नाम याद रख लेना। ये कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, जो कंपनीज इशू करती हैं जब उन्होंने लोन रेज करना था पब्लिक से, जिसमें पीटीसीज, डिवेंचर्स, सुकूक सर्टिफिकेट, शरिया कंप्लाइंट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, रजिस्टर्ड बॉन्ड्स, ये आ जाते हैं। कोई से तीन नाम याद कर लेना। गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट इशू करती है जब उन्होंने पब्लिक से लोन रेज करना था। इसमें ट्रेजरी बिल्स, FIBs, PIBs, म्यूनसिपल बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ये सब कुछ आ जाता है। ये क्या होते हैं, आपके गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ कहला रही होती हैं। तो ये दो चीज़ें आपने तीन तीन नाम याद रखना याद कि कौन कौन सी इसमें आती हैं, बाकी चीज़ें इसमें ऐसा रेलिवेंट नहीं है। गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू, कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट। तीसरी दफ़ा गेन का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला सेम है गेन का, किसी भी जगह पे गेन के फॉर्मूला में कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये कॉमन चीज़ है, इसको आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा ये फेयर मार्केट वैल्यू है, ये उसकी आपको कॉस्ट मिली है, ये आपने कॉस्ट पे की है, आप लेस करेंगे आपका गेन आ जाएगा। गेन आ जाएगा, उसको इन रेट्स के मुताबिक हमने टैक्स पे करना है, और ये रेट्स भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में गिवन होंगे। बस आपने एक चीज़ देखनी है कि ये आपने ख़रीदा कब है या आपने बाय कब किया है। अगर कोई भी सिक्योरिटी ऐसी है जो 1 जुलाई 2021 से पहले ख़रीदी गई है, तो वो क्या होगी, उसके ऊपर टैक्स तो पे करेंगे, और टैक्स आप पे कर रहे होंगे 12.5% के ऊपर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड। जब भी बेचेंगे जितना भी गेन आएगा 12.5% के ऊपर क्या किया जाएगा, टैक्स पे किया जाएगा। पेपर में उसने आपको गिवन करने हैं, और पेपर में यही 2 पॉइंट गिवन होंगे। अगर पेपर में सिक्योरिटीज़ आती हैं, मैक्सिमम आपको वो एक शेयर गिवन करेगा जो इस तरीके से पहले परचेज़ किया जाएगा, एक शेयर गिवन होगा जो इस तरीके के बाद परचेज़ किया होगा। 2 रेट्स गिवन होंगे, 2 डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को आप टैक्स कर रहे होंगे 2 रेट्स के ऊपर। ये है मैक्सिमम कन्फ्यूजन आई कैप के जो इसमें अभी क्रिएट कर सकते हैं। कह देगा ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, ये आपने खरीदे थे, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2020 को खरीदे हुए थे, आपने उनको डिस्पोज किया, उनके ऊपर जितना भी गेन आएगा उसके ऊपर आप रेट लगाएंगे कितना, 12.5% के लिहाज से। और जो सिक्योरिटी आपने 1 जुलाई 2022 के बाद परचेज़ की होगी उसके ऊपर ये रेट्स लगेंगे होल्डिंग पीरियड के लिहाज से। जो प्रॉपर्टी के प्लॉट के रेट्स हैं ना, वही रेट्स किसके हैं, सिक्योरिटीज़ के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो रेट गिवन होंगे, ये रेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे डिस्कस कर दिए मैंने कि जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है सेपरेट ब्लॉक का पार्ट है, सिक्योरिटी सेपरेट ब्लॉक का पार्ट है। 37 और 38 जो हैं कैपिटल एसेट्स में आते हैं, नॉर्मल रिजीम में ट्रीट होते हैं। उसके अलावा 38 में लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होता। बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर 37 है, और 13 स्केड्यूल जो है, 8 स्केड्यूल जो है अप्लाई नहीं हो रहा होता। अगर हम मल्टीपल शेयर्स बेचते हैं तो FIFO की बेसिस के ऊपर हम गेन निकालते हैं। अगर हमने एक ही दिन शेयर खरीदे हैं और एक ही दिन सारे बेचते हैं तो हम वेटेड एवरेज की बेसिस पे क्या कर रहे होते हैं, अपना गेन जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सारी बातें मैंने आपको ये बता दी हैं। उसके बाद लॉसेस की भी मैं बात नहीं कर रहा, लॉसेस का आई गेस एक ही पेज दूंगा, उस एक पेज के ऊपर पूरे इनकम टैक्स के लॉसेज होंगे। वो 1 पेजर इज़ इनफ टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। तो मैं किसी चैप्टर में आपको सेपरेट लॉस नहीं करवा रहा था कि आप हर चैप्टर में ट्रीटमेंट याद रखें और कंफ्यूज रहें। एक पेज दूंगा, उसके ऊपर पूरी किताब का लॉस का ट्रीटमेंट होगा, किस में क्या ट्रीटमेंट है, क्या एडजस्टमेंट करनी है। वो 1 पेज इनफ है आपका लॉस को याद करने के लिए। हाँ, इनमें लॉस हो सकता है, सिक्योरिटीज़ की बात करूँ तो इनमें लॉस हो सकता है, लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड भी होगा, लॉस आपका सेट ऑफ भी होगा। लेकिन 3 ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें कोई किसी किस्म का लॉस नहीं हो सकता है। वो है वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड, टैक्स स्वैप सेल। ये आपके सिलेबस में 2017 से शामिल है। वॉश सेल रूल 13H है, 13F है ये, वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड, टैक्स स्वैप सेल। पिछले 5 साल से आपके सिलेबस में ये शामिल है, आपके लर्निंग आउटकम में शामिल है। ये आई कैप ने अभी तक एक दफ़ा नहीं पूछा, अभी तक पिछले 5 सालों में उसने ये चीज़ नहीं पूछी आपसे कि बताएं एक्सेप्शंस क्या है सिक्योरिटीज़ की जिसमें लॉस ट्रीट नहीं होता। पूछ सकता है ये एक वो एरिया है जिसके ऊपर कभी भी नहीं गया, और आप लोग भी इसको क्या कर देते हैं, छोड़ जाते हैं कि एज़ पर आवर तुक्का। और हमने किसी फजूल बुक में जाके फेसबुक पे पोस्ट की तो उसने कहा ये चीज़ छोड़ दो, हम छोड़ के जा रहे हैं। आई क्या पूछ लेगा ये। और इस दफ़ा ये पूछे जाने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है बिकॉज सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं ना जो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल हैं, उसके चांसेस ज़्यादा बिकॉज रिसेंट चेंज सिक्योरिटीज़ में आई है। प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज़ कैपिटल गेन में रिसेंटली चेंज हुई हैं, तो इनके रिलेटेड रूल्स टेस्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 सिनेरियोज ऐसे हैं कि जिनमें लॉस हो भी रहा है, आपको लॉस की एडजस्टमेंट जो है वो नहीं मिलेगी, आपको लॉस क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। पहला है वॉश सेल। वॉश सेल क्या होती है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी है
महीना शुरू होता है, आप वो सिक्योरिटी बेचते हैं, आप कहते हैं मुझे लॉस हो गया, मुझे लॉस हो गया, तो कहते हैं ठीक है। महीने का एंड होता है, वापस जाके आप वो सिक्योरिटी परचेज कर लेते हैं। ये देख क्या ड्रामे कर रही तुम्हें अगर लॉस हुआ है, इतना ये वर्ष परफॉर्म करी, तुमने रीपरचेज क्यों किया है? इसका मतलब ये आपकी इंटेंशंस थी कि आप ये लॉस हमें डिक्लेयर करें, आप टैक्स से बचें, तो हम आपको ये लॉस कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। बिकॉज वो देखते हैं महीने के शुरू पे आपका पोर्टफोलियो क्या था, कितने शेयर्स किस किस कंपनी के पड़े हुए थे। अगर महीने के एंड पे भी उतने ही शेयर्स उस कंपनी के पड़े, कहते हैं क्या ड्रामे कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, लॉस नहीं मिलेगा, दौड़ दो। तो ये आपकी क्या कहलाती है, वॉश सेल कहलाती है कि आपने एक सिक्योरिटी बेची है, बाद में वही सिक्योरिटी आपने उसी महीने में खरीद ली है, इसके ऊपर आपको लॉस की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होती। दूसरा है आपका क्रॉस ट्रेड। क्रॉस ट्रेड क्या होता है कि आपके दो ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट्स खुले हुए हैं, एक कराची में खुला हुआ है, एक लाहौर में खुला हुआ है। आप कराची से उठाते हैं सिक्योरिटी, लाहौर में पार्क करते हैं, कहते हैं जी मुझे लॉस हो गया, कहते हैं वजह, इट इज़ जस्ट लाइक दैट, आपके बेडरूम में पड़ा सोफा, उसको उठा के आप रखते हैं ड्राइंग रूम में और कहें जी मेरा सोफा चोरी हो गया, कहते हैं कौन सी चोरी हुई है भाई, तुमने यहाँ से उठा के यहाँ मूवमेंट की है ना, ये तुम्हारे इन हाउस ट्रांजेक्शन है, ये नॉन मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन है, इसमें मार्केट तो इन्वॉल्व ही नहीं हुई, आपके रिलेटेड ब्रोकरेज हाउस थे, आपने यहाँ सिक्योरिटी उठाई है, यहाँ प्लेस किया, आप कह रहे मुझे लॉस हो गया, ये वाला लॉस भी हम आपको क्लेम नहीं करने देंगे, ये लॉस भी आपको अलाउ नहीं होगा। तीसरा है टैक्स स्वैप सेल। टैक्स स्वैप सेल में क्या होता है कि आप अपनी सिक्योरिटी को स्वैप कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किसी और सिक्योरिटी से, बट आपका सेक्टर जो है वो सेम है। आपके पास फॉर एग्जांपल शेयर्स है किसी टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के, या आपके पास शेयर्स थे किसी भी ओएमसी के ऑयल सेक्टर के थे, आपने शेल के शेयर बेचे, जाके आपने शेयर पकड़ लिए पार्को के, एट द एंड आपका तो पोर्टफोलियो वही है पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, अगर आप यहाँ पे लॉस क्लेम करना चाहेंगे, ये भी आपको लॉस क्लेम नहीं करने दिया रहेगा, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो जो है वो सेम है। आप सुबह एंटर हुए मार्केट में, आपने जी शेयर्स बेच दिए शेल के, और वहाँ पे बैठे बैठे आपने शेयर परचेज कर लिए पार्को के, कहते हैं नहीं, आपका पोर्टफोलियो सेम है, आपने सिर्फ अपने शेयर्स को तब्दील किया है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी के शेयर्स कर लिए, आपका पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे भी लॉस हम क्लेम नहीं करने देंगे। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? ये देखें ऑटम 15 का सवाल है, 3 नंबर का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट, लिख लेंगे। सिक्योरिटी इज इक्वल टू सिम डीवीडी और डेरिवेटिव प्रोडक्ट रट्टा मार लेंगे आप। उसके अलावा ऑटम 13, डिफाइन टर्म कैपिटल एसेट्स एज रेफर टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कितने नंबर की है? मुश्किल है लेना नंबर, सवाल का करवाना था आपको। हाँ, ये क्वेश्चन नजर आ रहा है ऑटम 15 का, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी को जरा रीड करें, बताएं अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। इस तरह का सवाल आई कैप ने काफ़ी अर्से से नहीं पूछा, अब इसको पूछने के चांसेस जो हैं काफ़ी ब्राइट हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जो बी पार्ट है इसको जरा रीड करें, इसका पार्ट ए और पार्ट बी बताएं, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। समझ आई? अब ये सवाल है 7 नंबर का, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये उसने अराउंड 5-6 साल पहले पूछा, उसके बाद वो इस तरह की टेस्टिंग नहीं कर रहा, चांसेस हैं माइट भी इस तरह का दोबारा सवाल पूछ सकता है। कहते हैं जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट टैक्सेबल गेन और लॉस अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 2 केसेस उसने बताए हैं। ऑल्सो आइडेंटिफाई गिविंग रीजंस, हमने रीजंस बतानी है वेदर द कंपनी इज़ अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी फॉर टैक्स पर्पस, कि कंपनी ये पब्लिक है या प्राइवेट है, ये हमने बताना है। पहला है आशिक हैज़
5000 शेयर्स इन रूमी प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कुछ कहा है? आशिक के पास 5000 शेयर्स हैं रूमी प्राइवेट लिमिटेड के, आरपीएल के। अब नाम पढ़ेंगे ना, मेजोरिटी अवाम कहती है ये तो प्राइवेट कंपनी है। टैक्स में नाम की बेसिस के ऊपर कंपनी का फैसला कभी भी नहीं होता कि ये प्राइवेट है ये पब्लिक है। हम आगे चलते हैं। कहता है जी 52% ऑफ द शेयर्स ऑफ आरपीएल आर हेल्ड बाय डेल्टा पीएलसी। आरपीएल के 52% शेयर किसके पास हैं? डेल्टा पीएलसी के पास है, विच इज़ ओन्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और डेल्टा पीएलसी किसकी ओनरशिप में है? अब बताएं, रूमी प्राइवेट लिमिटेड क्या प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है? अब ये कंपनी कौन सी कहलाएगी? पब्लिक कंपनी। क्यों? बिकॉज एज पर द क्राइटेरिया, ये जो डेफिनेशन थी पब्लिक कंपनी की, ये कि अगर किसी कंपनी के 50% ज़्यादा शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास हो और वो फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कह रहे होते हैं। तो ये अपनी कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। इसका मतलब इसका गेन या लॉस जो होगा वो सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगा, उसको हमने क्या करना है? ट्रीट करना है। कहते हैं जी आशिक इनहेरिटेड दीज शेयर्स फ्रॉम हिज फादर, उसको उसके अब्बा जान ने दिए थे विरासत में शेयर्स। ऑन 1 जनवरी 2014 His father has purchased these shares on 31 मई at a price of 250 पर शेयर। ये irrelevant होता है हमारे लिए। जिस दिन इनहेरिट होती है चीज़ या जिस दिन गिफ्ट की जाती है, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? आपकी कॉस्ट बनती है। द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वॉज 300 पर शेयर। जब उसको विरासत में शेयर्स दिए गए हैं, उस डेट के ऊपर क्या वैल्यू थी शेयर्स की? 300। तो 300 क्या होगी? इसके लिए कॉस्ट कंसिडर होगी। On 30 जून 2015 आशिक सोल्ड 2500 शेयर्स इन आरपीएल एट अ प्राइस ऑफ ₹325 पर शेयर व्हेन द ब्रेकअप वैल्यू ऑफ आरपीएल वाज 350 पर शेयर। जब ब्रेकअप वैल्यू क्या थी आरपीएल की? 350 पर शेयर थी। अब हमने इसका बताना गेन कितना आया और क्यों जा रही है ये सेपरेट ब्लॉक में, ये हमने रीज़न बतानी है। पहले बताइए सेपरेट ब्लॉक का पार्ट क्यों बनेगी? बिकॉज ये पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी क्यों है? अब इसका आपने गेन निकालना है। गेन का फॉर्मूला होगा कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या है? जिस दिन शेयर ट्रांसफर हुए हैं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू इसकी क्या होगी? कॉस्ट होगी। क्या कॉस्ट है? कितने शेयर्स बेचे हैं? 2500 शेयर बेचे हैं। ये आपकी कॉस्ट आ गई है। कंसिडरेशन क्या लेंगे? उसका रूल था कंसिडरेशन का एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू के मार्केट में कितनी कीमत है। अगर आप देखें तो ये प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कभी मार्केट में नहीं बिक रहे होते, तो आप इसकी कभी भी मार्केट वैल्यू डिटर्मिन नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं? अगर प्राइवेट कंपनी बाय नेचर है, ये बाय नेचर क्या है? प्राइवेट कंपनी है। इसकी अगर आपने निकालनी हो फेयर मार्केट वैल्यू, तो आप कैसे निकालते हैं? आप इसकी ब्रेकअप वैल्यू निकालते हैं। शेयर्स की ब्रेकअप वैल्यू निकालते हैं। वो क्या होती है? टोटल शेयर कैपिटल डिवाइड करते हैं आप उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ कितने इशूड हैं, तो आपके पास क्या आ जाती है? ब्रेकअप वैल्यू आ जाती है। ये इसकी ब्रेकअप वैल्यू को हम क्या ट्रीट करते हैं? हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू ट्रीट कर रहे होते हैं प्राइवेट कंपनी के पर्पस पे। तो प्राइवेट कंपनी की मार्केट वैल्यू नहीं होगी, प्राइवेट कंपनी की क्या होगी? ब्रेकअप वैल्यू होगी। वो कितनी है? 350 है। तो अगर आप इसको कर लें तो आपके पास गेन आ जाएगा। कितना बनेगा? 350 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाय 2500, आपके पास आ जाएगा इतना गेन बनता है। कितना बनता है बताइएगा जरा? कितना? 125,000 ये गेन आया। अब ये सिक्योरिटीज ली गई हैं, ये कम जुलाई 2022 से पहले, तो इसके ऊपर टैक्स पे होगा 12.5% के लिहाज से गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स ले लेगी। तो ये है आपका जवाब अगर ये कंपनी आपकी पब्लिक कंपनी बन रही है। पॉइंट 2 में कहता है व्हाट वुड बी योर आंसर इन दैट वन इफ 40% ऑफ द शेयर्स ऑफ आरपीएल आर हेल्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, 48% shares are held by British government and 12% shares are held by individual investor। अब इसमें क्या होगा? एज पर द क्राइटेरिया ये अब आपकी प्राइवेट कंपनी कंसीडर होगी। अगर प्राइवेट कंपनी कंसीडर हो रही है तो सेक्शन नंबर 37 में जाएगी ये। अगर सेक्शन नंबर 37 में जा रही है तो इसका गेन या लॉस तो वही आएगा।
गेन इसका वही आ रहा है 1.25 लाख रुपया, बट वो किसका पार्ट बनेगा, एनटीआर का पार्ट बनेगा और हम इसको टैक्स पे कर देंगे। तो ये 7 नंबर का सवाल है। आप इस अटेम्प्ट में देखें 7 नंबर का सवाल ये आया और 3 नंबर का ये 10 नंबर उसने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से पूछे हैं। ठीक है, वजह जिस दिन इनहेरिट हुए हैं उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो हम ले रहे होते हैं। आपको रूल बता रहा हूँ, अंडर सेक्शन 57 है नॉन रिकग्निशन रूल, टैक्स में ये डील होता है। इसमें क्लियर लिखा है अगर आपको कोई चीज़ इनहेरिट कर दी है या कोई गिफ्ट कर दी है, उस डेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो आपकी कॉस्ट बनती है। ये स्टैंडर्ड इस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, सेक्शन 57A है ये। ठीक है, आप कभी भी वो नहीं कर सकते। अच्छा, ये सवाल था जो भी हमने डिस्कस किया है, ये इसके एग्जामिनर कमेंट ज़रा पढ़ लें कि क्या बच्चों ने ब्लंडर मारा था इस सवाल में, आपके सामने है। पहली गलती, कंसिडरेशन रिसीव में उन्होंने मार्केट जो प्राइस है वही ली है, ब्रेकअप वैल्यू को इग्नोर कर दिया था, हालांकि ब्रेकअप वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू होती है। दूसरी गलती कि उनको नहीं लगा पता कि सेपरेट ब्लॉक में कब जानी है और एनटीआर में कब जानी है, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ही भूल गए थे। तो ये इस क्वेश्चन में कॉमन मिस्टेक है जो एग्जामिनर भाई साहब ने की हुई हैं। अब हम बात करते हैं नॉन रिकग्निशन रूल की। ये क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है कि अगर आपके एसेट्स ट्रांसफ़र हो जाएं उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, डिस्पोजल। यही पढ़ा है हमने। एसेट ट्रांसफ़र हो गया है तो जिसने ट्रांसफ़र किया उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम उसको डिस्पोजल ट्रीट कर रहे होते हैं। बट ये ऐसे 4 सिनेरियोज़ हैं कि जिसमें एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को एसेट दे रहा है, लेकिन जो बंदा एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है उसके लिए हम कोई किसी किस्म का डिस्पोजल जो है वो नहीं मान रहे होते, कोई किसी किस्म का डिस्पोजल जो है हम वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। द शर्त इज़ डैट कि जिस बंदे को आप एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो रेसिपिएंट है जिसने एसेट रिसीव किया है, वो उस टैक्स ईयर में रेजिडेंट है। इन शॉर्ट, अगर आप रेजिडेंट पर्सन को इन मोड्स में एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपका कोई कैपिटल गेन, कोई कैपिटल लॉस ट्रीट नहीं होगा, गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी। ये मोड्स कौन से हैं, वो 4 मोड्स हैं कि अगर ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स हो रहा है बिटवीन स्पाउसेस अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, कि तलाक हो गई है, अब वो एसेट्स वगैरह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अब जो एसेट दे रहा है उसके जा रहे हैं ओनरशिप से, टेक्निकली उसका डिस्पोजल होना चाहिए था बट उसका कुछ और डिस्पोज हो गया है, एसेट जो डिस्पोज हैं वो गवर्नमेंट नहीं मान रही होती। इसके अलावा अगर कोई रिलेटिव गिफ्ट करता है, रिलेटिव की बात हो रही है, तो ये भी क्या होगा, डिस्पोजल तो है, एक बंदे की ओनरशिप से चला गया निकल के एसेट, बट उसका कोई गेन या लॉस नहीं होगा। सिमिलरली बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस या डेवोल्यूशन, आपको विरासत से चीज़ें मिल गई हैं, जिसने आपको चीज़ें दी हैं विरासत में, जिसने आपको सक्सीड करवाया है, उसकी ओनरशिप से एसेट चला गया निकल के, बट उस बंदे से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई गेन कोई लॉस नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई कंपनी, कोई एओपी लिक्विडेट हो जाए या डिज़ोल्व हो जाए, डिज़ोल्व होने के बाद वो क्या करती है, अपने एसेट्स को मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, वापस दे देती है। अब वो जो एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मेंबर्स को दे रही है, इसके ऊपर भी कोई कैपिटल गेन, कोई कैपिटल लॉस जो है वो ट्रीट नहीं होगा। तो ये 4 सिनेरियोज ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आपका कोई कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस ट्रीट नहीं होगा। ठीक है, अब इसका एक और पर्सपेक्टिव है कि इन 4 सिनेरियोज में जिस बंदे को एसेट रिसीव हुए होंगे ना, जिस डेट के ऊपर वो एसेट रिसीव कर रहा है, वो फेयर मार्केट वैल्यू इसकी क्या बनेगी,
कॉस्ट बनेगी। आई कैप ये भी पूछा हुआ, आई कैप ने ये सवाल इनकम फ्रॉम बिजनेस से पूछा हुआ है, बिकॉज ये रूल वहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि एनलिस्ट द सर्कमस्टांसेस इन विच फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट शैल बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट, कि बताएं वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि जिसमें एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू आपकी कॉस्ट कंसिडर होती है। वो ये सर्कमस्टांसेस हैं कि अगर आपको बाय इनहेरिटेंस कोई चीज़ मिल रही है तो जिस डेट पे इनहेरिट हुई है उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, आपकी कॉस्ट वगैरह होगी। तो आई कैप ने इसको इस परस्पेक्टिव से भी पूछा हुआ है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक ही दफ़ा आया हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस में, जब वहाँ पे होगा तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। तो इन सिनेरियोज में कोई किसी किस्म का गेन, कोई किसी किस्म का लॉस जो है वो ट्रीट नहीं हो रहा होता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर रिलेटिव एक्सप्लेन किए गए हैं टेक्स्ट में, हमने टेक्स्ट वाले रिलेटिव ही लिखने हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, जो एंसेस्टर हैं, जो अबाव अजदाद हैं, जो डिसेंडेड हैं, वो आपके आ जाते हैं। ग्रैंड चाइल्ड इसमें आ जाता है, स्पाउस आ जाती है, स्पाउस के अबाव अजदाद हो जाते हैं, उसके जो औलाद है मतलब आपकी औलाद ही होगी तो वो भी इसमें आ जाते हैं। और उसके अलावा कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है वो भी किस में आता है, रिलेटिव में आ रहा होता है। इनके दरमियान अगर गिफ्ट वगैरह हो रहे हैं तो वो जिसने गिफ्ट किया है उसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगा रहे होते, और जब जिसको एसेट मिल जाएगा उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर है? ये सवाल पढ़ लें फिर मैं आगे चलता हूँ। क्या स्किप करूँ? तेरे दिल में दर्द हो रहा है, तेरे दिल में दर्द होता है। चलें जी, मिस्टर इजाजुल हक ले हैं बीच में, ये सवाल पढ़ लें क्योंकि इससे रिलेटेड अभी तक की ऐसी एडजस्टमेंट पेपर में आई हुई है। फिर आगे चलता हूँ मैं कि कब कब एग्जाम्ट होता है। डाउनलोड हुआ था, सवाल में नहीं गुम होते, ट्रीटमेंट पे जाना है हमने। यार एग्जाम्पल नहीं चेंज किया सोर्स की, जाने देते हैं यार फिर। पढ़ लिया, समझ आ गई? यार तूने फील नहीं करना था ना, अगर तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल नजर आ रहा है यहाँ पे तो इग्नोर करना था। चलें आगे। अब है ये दो सिनेरियोज ऐसे हैं जिसमें कैपिटल गेन आपका एग्जाम्प्ट होता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। नंबर वन कि अगर आपके पास स्टॉक एक्सचेंज के मेंबरशिप राइट्स हैं, अगर आप उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं, उन्हें बेच देते हैं, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का गेन या लॉस नहीं होता, ये एग्जाम्प्ट है। नंबर टू, अगर आपके पास किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स हैं जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में इस्टेब्लिश्ड है, उसके शेयर्स वगैरह बेचते हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते। ये कुछ सवाल हैं इसके रिलेटेड, मैं डिस्कस जल्दी से कर देता हूँ। केस वन है, ऑन 1 जनवरी 2021 इलियास एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ हिज 250 स्क्वायर प्लॉट इन इस्लामाबाद टू मिस्टर सोहेल फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹50 मिलियन, 50 मिलियन का उसने कहा मैं प्लॉट बेचता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सोहेल ने पे किया 5 मिलियन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, जब कॉन्ट्रैक्ट था उसने 5 मिलियन पे कर दिया। हाउएवर ही फेल्ड टू पे द बैलेंस अमाउंट बाय 30 अप्रैल 2021, रिमेनिंग अमाउंट जो है थी 45 लाख वो नहीं पे कर पाया। इलियास फॉरफिटेड द 5 मिलियन, इलियास ने क्या कर लिया है, 5 मिलियन फॉरफिट कर लिया है। किस हेड में फॉल करेगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये 5 मिलियन क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली द प्लॉट वॉज सोल्ड टू मिस्टर मुमताज़ फॉर ₹49 मिलियन ऑन 30 जून 2021। 49 मिलियन का आपने प्लॉट का कर दिया, सेल कर दिया मुमताज़ को। डैट प्लॉट वॉज इनहेरिटेड ऑन 25 जून 2015 ऑन विच डेट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लॉट वॉज एस्टिमेटेड एट 39 मिलियन। तो 49 का बेचा, डीम्ड कॉस्ट क्या थी 39 मिलियन, कितना गेन आया है 10 मिलियन का। अब क्या टैक्सेबल है कि नहीं ये फैसला आपने करना है। देखो इसे प्लॉट कब मिला था, 30 जून 15 को, तो 16 1 साल, 24 जून 16 1 साल हो गया, 24 जून 17 2 साल, 24 जून 18 3 साल, 19 4 20 5, 24 जून 2016 को सॉरी 21 को कितने साल इसके पूरे हो रहे हैं, 6 साल पूरे हो रहे हैं। 24 जून 2021 को इसके 6 साल जो हैं वो पूरे हो गए हैं। ये कब बेच रहा है, 30 जून को, 6 साल के बाद बिक रहा है ये। तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसकी प्रॉपर्टी ये क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, इसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद ये शेयर्स हैं, इसमें बोनस का कंसेप्ट है, आता है कंसेप्ट बोनस का।
बोनस शेयर्स का ट्रीटमेंट आता है, डिस्पोजल। बोनस शेयर में सिंपल होता है, आपने अपनी रिवाइज कॉस्ट निकालनी होती है, बिकॉज बोनस शेयर्स क्या होते हैं, या आपको फ्री में मिलते हैं, कोई कॉस्ट पे नहीं करते, आपने अपनी रिवाइज कॉस्ट निकालनी है। फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर्स लिए हैं किसी कंपनी में, कितने की इन्वेस्टमेंट की होगी आपने, 1 लाख की। ये आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपया दिया, 10,000 शेयर्स लेके आ गए, कंपनी ने आपको फ्री में 2,000 शेयर्स और दे दिए हैं। क्या इस कैपिटल में इन्वेस्टमेंट में कुछ इंक्रीज हुआ होगा? या तो कुछ नहीं हुआ होगा। आपकी कैपिटल कितनी स्टैंड कर रही है आज भी, 1 लाख की स्टैंड कर रही है, बट शेयर कितने हो गए हैं, 12,000 हो गए हैं। अब जरा अब अपनी पर शेयर कॉस्ट निकालना, कितनी बन रही है, 8 तो ये आपकी क्या होगी, अब पर शेयर वैल्यू कंसीडर हो रही होगी, बिकॉज जब बोनस मिलते हैं तो बोनस के ऊपर हम टोटल कॉस्ट को स्प्रेड कर देते हैं। जब कल को हम सारे शेयर्स बेचेंगे तो हम 8.3 है उसके हिसाब से क्या कर रहे होंगे, अपनी कॉस्ट को एज्यूम कर रहे होंगे। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि आपने लिए थे 5,000 शेयर 18 के हिसाब से, आपको रिमेनिंग शेयर मिल गए हैं 5,000 बोनस जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं। तो आप इसी वे में क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट निकालेंगे, रिवाइज कॉस्ट, फिर जब आप शेयर्स बेचेंगे तो जो रिवाइज कॉस्ट आएगी वो क्या हो रही होगी, आपके पर शेयर ट्रीटमेंट हो रहा होगा। उसके बाद आपके पास शेयर्स हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के, या कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, 3 लाख के आपने बेच दी हैं, सिक्योरिटीज़ में जाएंगे, गेन निकाल लीजिएगा। केस नंबर 4 में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, केस नंबर 4 और 5 इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? आपसे आई क्या पूछता कि रीज़न क्या है, क्या बताएंगे? एज पर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स इसमें फॉल नहीं कर रहा, तो जब ये कैपिटल एसेट ही नहीं है तो इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन वगैरह हम नहीं कैलकुलेट कर रहे होंगे। अगर इसको मैं चेंज कर दूं, ये बिजनेस की कार है, तो इस पर डिप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड हो रही है, फिर क्या जवाब होगा? फिर गेन रिकॉर्ड होगा बट इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। गेन रिकॉर्ड होगा बट किसका पार्ट बनेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। सवाल के ऊपर पढ़ना है कि वो कैपिटल गेन के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है कि वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है, तो उससे जवाब चेंज हो जाएगा। और 5 का जवाब क्या होगा, लॉस है, इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा। ये पूरा कैपिटल गेन पढ़ाया आपको, ये पूरा कैपिटल गेन ये समरी है, ये आपको आई थिंक आई गेस सॉफ्ट में शेयर कर देते हैं, आप इसको वहाँ से रीड कर लीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर। पढ़िए तुम्हारे पास, ग्रुप में भेज देना। पूरा कैपिटल गेन जो है वो ये है, पूरा कैपिटल गेन आपका यही है। ये आपको 1 पेजर चाहिए इसको रिवाइज करने के लिए, नथिंग मोर देन डैट। अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से, आपका पूरा कैपिटल गेन जो है वो हो जाएगा। आपको किताब में जाके पेजेस खंगालने की ज़रूरत नहीं है, ये समरी हो आपसे सारी थ्री रिवाइज हो जाती है, और इस न्यूमेरिकल शीट से आपके तमाम न्यूमेरिकल्स का ट्रीटमेंट जो है वो हो जाता है। तो ये 2 पेजेस चाहिए आपको पूरा कैपिटल गेन फिंगर टिप्स पे लेके आने के लिए। देखिए यही मैंने पढ़ा था, अगर आप इस तरफ फोकस करें, कैपिटल गेन क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ी, गेन का फॉर्मूला क्या होता है हमने ये देख लिया, व्हाट इज़ डिस्पोजल हमने वो देख लिया, कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं सोडा ये भी देख लिया। फिर हमने देखा किन सिनेरियोज़ में हमारी जो रेसिपिएंट है जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र रिकॉर्ड नहीं होते, वो 4 सिनेरियोज़ हैं, ये भी बीच में आ जाएंगे। कैपिटल गेन कब एग्जाम्प्ट होता है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस आउट किया हुआ था। उसके बाद जब इसका अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो कैपिटल गेन्स में एक यहाँ तो NTR में जाएगा, यहाँ कहाँ जाएगा, सेपरेट ब्लॉक में। NTR में 37 चीज़ें कौन सी आती हैं, 38 में चीज़ें कौन सी आती हैं। रूल क्या होगा, अगर बेचेंगे जितना गेन आएगा तमाम टैक्सेबल, अगर लॉस हुआ 38 में कोई किसी किस्म का एडजस्टमेंट नहीं होगी। फिर अगर हम बात करें सेपरेट ब्लॉक की, उसमें क्या आएंगी, 2 चीज़ें आएंगी, प्रॉपर्टी आएगी और क्या आएगा, सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, सिम डीवीडी। सिक्योरिटीज़ के रेट्स पेपर में गिवन होंगे, याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और कौन सी ऐसी सिनेरियो है जिसमें सिक्योरिटीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता, लॉस का, वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड और टैक्स स्वैप सेल, ये पूरा आपका कैपिटल गेन है। और न्यूमेरिकली कैसे ट्रीटमेंट करना है ये आपके पास समरी शीट जो है वो इसकी मौजूद है, कर लेंगे। ये सॉफ्टवेयर शेयर कर दी है, अब आपको पूरा हेड ऑफ इनकम जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 पेज पढ़े, इसके आप तमाम रूल्स जो हैं आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इनसे, इस 1 पेजर से पूरी दुनिया के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, कैपिटल गेन के हो भी जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अदर सोर्स के ऊपर। अदर सोर्स क्या होती है, जैसे मर्जी आ सकता है वो, आपको एग्जामिनर अदर सोर्स करने के बाद आपके 4 हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो जाएंगे, आपका 45% मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। 45 सेल्स टैक्स लास्ट में, खुला टाइम है, बिजनेस और सेल्स टैक्स पैरेलल लास्ट में कराने हैं मैंने।
छोटा ही सोचना। 100 की जब आप सोचते ही 50 के तो 25 आते हैं ना। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं कहा कि सोचें पास होने के लिए, आप सोचें 100 के लिए। आप 100 प्लान करते हैं तो 50 आते हैं। जब 50 करेंगे कितने आएंगे? नहीं आते कभी, ज़िंदगी नहीं। आप पेपर करें 50 का 50 कभी नहीं आएंगे आपके। चैलेंज करिए, मार के आए, पूरा 50 का पेपर करना, निकला ना बाहर, मेरे भी नहीं आएंगे। मैं तब भी उड़ूंगा 40 में। नहीं आते। आई कैप पूरे मार्क्स नहीं देगा आपको किसी भी जगह पे, उसने कुछ ना कुछ काट देना पकड़ के, फॉर्मेट नहीं सही कटिंग कर देगा। ये वर्ड आपने एंड किया और अनथा कटिंग कर देगा, तो ये रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा आई कैप ने अदर सोर्स, हमारा लास्ट साइड ऑफ इनकम है। रिसेंटली प्रॉपर्टी अदर सोर्स से कंबाइंड क्वेश्चन बड़े मज़े के आ रहे हैं। अब ये रूम भी बन रहा है कि अदर सोर्स, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, इनको मिला के सवाल एग्जामिनर बड़ा अच्छा पूछ सकता है, और उसने माजी में पूछा भी हुआ है। जैसे अगर आप पास्ट पेपर में जाएंगे तो पास्ट पेपर में एक सवाल है फरहीन वाला, दैट इज़ द गुड क्वेश्चन, अदर सोर्स में आता है ये। ऑटम 20 का, स्प्रिंग 20 का, स्प्रिंग 19 के, ये दो सवाल बड़े अच्छे सवाल हैं जो आई कैप ने पूछे हुए हैं। ऑटम 19 के अमजद वाला, और ऑटम 20 का है फरहीन वाला। दीज आर द बेस्ट क्वेश्चन जो आई कैप ने पूछा, जिसमें उसने 3 हेड्स ऑफ इनकम इंटीग्रेट की हैं न्यूमेरिकल्स के अलावा। तो ये बहुत बेहतर तरीके से हैं जो उसने पूछी हैं। आपको इन सवालों के लिए रेडी रहना चाहिए। अदर सोर्स क्या होते हैं? जो किसी का नहीं है वो अदर सोर्स का है। अम्मी अदर सोर्स, साफ सीधी बात है, हर एक को सो करके बैठी होती है कि ये भी मेरा पुत्र है, ये भी मेरा पुत्र है, बेशक नलायक है फिर भी कहती है हाँ मेरा ही तो है ना। अब अदर सोर्स का स्कोप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस पर फॉल करेंगे। सिंपल सी बात है, आपके पास कोई इनकम है वो किसी हेड में फॉल नहीं करेगी, ये कहाँ ले जाएंगे? अदर सोर्स में ले जाएंगे, वहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका। रिमेंबर, अदर सोर्स जो है वो किसके ऊपर टैक्स होती है? वो रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स होती है। जितनी इनकम आपको रिसीव होगी उतनी ही आप टैक्स पे करेंगे, जितनी कम इनकम मिलेगी उतनी आप नहीं करेंगे। एक्रूवल बेसिस के ऊपर इसको नहीं लेके चलते, आप इसको किसके ऊपर लेके चलते हैं? रिसीट बेसिस के ऊपर, सेम एज सैलरी। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, कुछ इनकम है जो एनटीआर में फॉल कर जाती है, कुछ इनकम जो है वो इसकी एफटीआर में फॉल कर जाती है। पहले हम बात करते हैं इनकम जो एनटीआर में फॉल करती है। सबसे पहले है कि अगर आपको कोई भी एडिशनल पेमेंट मिलती है ऑन डिलेड रिफंड फ्रॉम टैक्स, आपको एफबीआर ने रिफंड करना था, उन्होंने आपको डिलेड रिफंड कर दिया, उसके ऊपर आपको जो भी एडिशनल पेमेंट मिलेगी, इजाफी पेमेंट, वो क्या हो जाएगी? आपकी अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगी। एग्जाम्पल को रीड कर लें फिर मैं आगे चलूँ जल्दी से। सेल्स टैक्स में भी जब आप पढ़ते हैं ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, उस पर भी अगर 45 डेज़ में रिफ़ंड नहीं करता टैक्स डिपार्टमेंट, तो उसके बाद आपको एडिशनल रेट मिलता है काइबोर के ऊपर। वो जो आपको एडिशनल अमाउंट मिलती है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनती है। जो भी आपको डिपार्टमेंट से एडिशनल रिफ़ंड मिलेगा वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। उसके अलावा अगर आपको ग्राउंड रेंट रिसीव हो रहा है, ग्राउंड रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। बट इस ग्राउंड रेंट, आपने एक लैंड लिया लीज के ऊपर, खुद ही बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट करवा ली है, अब आप बिल्डिंग वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, आप रेंट पे कर रहे हैं, जिसको पे कर रहे हैं उसका क्या होगा? ग्राउंड रेंट कंसीडर हो रहा होगा। जो ग्राउंड रेंट रिसीव कर रहा होगा वो क्या होगा? उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। उसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी सबलेट करते हैं, अगर आपने किराए पे प्रॉपर्टी ली है और उसको आगे किराए पे दे दिया है, तो ये क्या होगी? आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी। सबलेटिंग, आपने प्रॉपर्टी किराए पे ली है, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, आपने वो प्रॉपर्टी आगे किराए पे दे दी है, तो उससे जो आपको रेंट आ रहा होगा वो कहाँ जाएगा? आपकी अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स कहाँ लिखे हुए थे? प्रॉपर्टी में इनका रेफरेंस दिया हुआ था, अब मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद है कि अगर आपने कोई बिल्डिंग लीज आउट की है, कोई बिल्डिंग रेंट पे दी है विद प्लांट एंड मशीनरी, अगर बिल्डिंग में प्लांट और मशीनरी लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? फैक्ट्री। तो इन शॉर्ट आपने क्या दिया है? एक फैक्ट्री रेंट आउट की है, उससे जो आपको रेंट रिसीव हो रहा होगा वो किसका पार्ट बनेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। अब उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि जितना आपको रेंट रिसीव होगा वो, उसमें जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे कौन से? एक्चुअल,
जो एक्चुअल में रिपेयर हुई है, जो एक्चुअल में मेंटेनेंस हुई है, वो आप लेस करवाएंगे। इन प्लांट्स की, इन एसेट्स की डिप्रिसिएशन जो है वो भी लेस होगी। आपके पास नेट इनकम आएगी, वो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये एग्जांपल है, एग्जांपल करते हैं। अच्छी एग्जांपल है जिसमें उसने अदर सोर्स और प्रॉपर्टी को इंटीग्रेट किया हुआ है। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ लेता हूँ पहले। तो बहुत पैंदी है, तुहानू नहीं पता। यार ये चेंज करनी चाहिए थी। एनीवेज चलें। कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ फैज़ान फॉर टैक्स ईयर 2021। फैज़ान साहब की हमने टैक्सेबल इनकम निकालनी है। ऑन 1 अगस्त 2020 फैज़ान परचेज अ बिल्डिंग विच हैड बीन प्रीवियसली यूज्ड एज फैक्ट्री इन द गवादर इंडस्ट्रियल जोन फॉर ₹5 मिलियन। कितने की बिल्डिंग ली है? 5 मिलियन की। अदर सोर्स में बिल्डिंग की कॉस्ट रेलेवेंट पता है क्यों है? आप इसमें से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जब आप अपने रेंटल इनकम निकाल रहे होंगे। बिल्डिंग कॉस्ट पता है आपको, पेपर में डिप्रिसिएशन का रेट भी गिवन होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या देंगे डिप्रिसिएशन, आप वो यहाँ पे क्या करवा रहे होंगे, लेस करवा रहे होंगे। एंड इंस्टॉल्ड अ सेकंड हैंड मशीनरी यूज इन पाकिस्तान फॉर ₹30.5 मिलियन। और 35 लाख की उसने मशीनरी ली है। मशीनरी की भी कॉस्ट क्यों गिवन करता है वो? ताकि आप डिप्रिसिएशन निकाल दें, रेट आपको पेपर में गिवन होता है। फैज़ान लीज द बिल्डिंग विद मशीनरी टू आकिब ऑन 1 नवंबर फॉर अ कंपोजिट रेंट ऑफ ₹6 लाख पर मंथ। उसने पूरी फैक्ट्री कितने रेंट पे दे दी है? 6 लाख पर मंथ पे। अब ये अदर सोर्स में जाना है ना, तो हम ले जाएंगे इसको अदर सोर्स में। साथ साथ सॉल्व कर लूँ कि बाद में सॉल्व करा दूँ? साथ साथ कर लेते हैं। पहले हम इसकी निकालते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा? कब दिया उसने? नवंबर में दिए। नवंबर दिसंबर 8 महीने का रेंट आ जाएगा। कितना बनेगा? 4.8 मिलियन इसका रेंट आ जाएगा जो उसने रिसीव की है। देन वो कह रहा है आपको, ही ऑल्सो रिसीव्ड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹10 मिलियन विच विल बी नॉन एडजस्टेबल एंड विल बी रिटर्न एट टर्मिनेशन ऑफ लीज। इसका ट्रीटमेंट होगा क्यों? बिकॉज ये अदर सोर्स में है, प्रॉपर्टी में नहीं है, तो यहाँ पे अनएडजस्टेबल का कोई ट्रीटमेंट नहीं लेगा। ये इसकी किसकी आ जाएगी इनकम? 4.8 मिलियन इसकी इनकम बन रही है। इसमें से हम क्या करेंगे? लेस अलाउएबल डिडक्शंस जो है वो हम लेस करवा रहे होंगे। डेप्रिसिएशन उससे क्या है? 15% पे चार्ज करनी है। तो प्लांट के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन आएगी हम उसका लेंगे 15%, वो हम क्या कर देंगे यहाँ पे लेस करवा देंगे, वो क्लेम हो जाएगी। बिजनेस में जाके आपको बताऊँगा कैसे क्लेम होती है। फिर रिपेयर्स कितनी है बिल्डिंग की? 3 लाख। प्लांट कितनी है? 75। एक्चुअल रिपेयर्स जो है आप क्या कर देंगे यहाँ पे लेस करवा देंगे 375 की। ग्राउंड रेंट कितना पे किया है? 5000, वो भी आप यहाँ पे लेस करवा देंगे। इंश्योरेंस कितनी पे की है? 13000, ये भी आपकी लेस हो जाएगी। ये भी कितने हैं? 13000। तो जितने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पे किए आप लेस करवाएंगे, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की नेट इनकम आ जाएगी। कितनी बनती है आप वो अपनी इनकम में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी का कोई रूल अप्लाई नहीं करना आपने। प्रॉपर्टी के रूल प्रॉपर्टी के लिए थे, वो वहां तक ही, इसके ऊपर कोई रूल आपने प्रॉपर्टी का अप्लाई नहीं करना। गॉट इट? आगे चलते हैं। फैज़ान ओन्स अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन नंबर 1 सोसाइटी which was let out to Bajwa, assuming that Sonam Bajwa, on 31st September 2020 for a monthly rent of ₹3,50,000। तो अक्टूबर से लेके जुलाई तक कितना, जून तक कितना रेंट बनेगा? 9 महीने का रेंट बन रही है, तो वो आ जाएगा इसका 9 मंथ्स का रेंट। एंड रिसीव अनएडजस्टेबल अमाउंट ऑफ ₹1.8 मिलियन। तो ये तो इसका ट्रीटमेंट होगा। 1.8 मिलियन का 1/10 लेंगे, प्रॉपर्टी में हो जाएंगे ऐड। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर्ड इनकर्ड बाय फैज़ान ऑन प्रॉपर्टी। जो नंबर 1 की प्रॉपर्टी है उसमें रिपेयर 7.5 लाख की है, इग्नोर हो जाएगी। 1/5 ऑफ पार्शियलिटी लेंगे, वही लेस करेंगे। ग्राउंड रेंट जितना भी पे किया है लेस हो जाएगा। इंश्योरेंस बिल्डिंग है चूंकि लेस हो जाएगी। कलेक्शन चार्जेस में हम 1,30,000 लेंगे और उसका कंपेयर करेंगे 4% विच एवर इज लोअर, वो हम क्या कर लेंगे? लेस करवा लेंगे, हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। गॉट इट? इस तरह का सवाल आपको अदर सोर्स का एक्सपेक्टेड है, जिसमें प्रॉपर्टी दो ही गिवन करेगा, आपस में होंगे इंटर रिलेटेड, और वो कहाँ कंफ्यूज करेगा आपको? एक्सपेंसेस में कंफ्यूज करेगा, बिकॉज एक्सपेंसेस क्लेम करने हैं। अब क्या होगा, जब आप प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हैं, आप रूल लगा रहे होंगे,
जब आप अदर सोर्स पे जाएंगे तो आप माइट भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो रिमेंबर, प्रॉपर्टी का रूल अदर सोर्स पे नहीं अप्लाई होगा, वो सिर्फ कहाँ तक के लिए है, प्रॉपर्टी के लिए चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, कोई यूटिलिटीज़ वगैरह के पैसे ले रहे हैं बिल्डिंग के साथ, वो भी क्या होंगे, आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएंगे। जैसे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, रेंट अलग ले रहे होते हैं, मेस के पैसे अलग ले रहे होते हैं, सिक्योरिटी के अलग ले रहे होते हैं, तो वो जो उनके पैसे ले रहे हैं वाईफाई वगैरह के, वो उनकी क्या है, अदर सर्विसेज हैं, तो उनके जिनके पैसे मिल रहे होते हैं वो उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल सफिशिएंट है इसको समझाने के लिए कि मिस्टर जेजी रेंटेड हिज फ्लैट टू मिस्टर ए बी फॉर अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज़ 1 लाख रुपये रेंट के ऊपर जेजी ने ए बी को फ्लैट रेंट पे दिया हुआ है। In addition to the rent, he also provided the laundry services to AB, for which he charged 15,000 per month. रेंट के अलावा कितना चार्ज कर रहा है, 15,000 पर मंथ वो चार्ज कर रहा है इन लॉन्ड्री सर्विसेज का। His actual expenses on laundry was 8,000 पर मंथ, तो कितना कमा रहा है, 7,000 पर मंथ कमा रहा है। 7,000 इंटू 12 करेंगे, 84,000 रुपये कहाँ निकल जाएगा, इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ही ऑल्सो प्रोवाइडेड अ जनरेटर टू ए बी, जनरेटर भी दिया हुआ है जिसका रेंट कितना पे कर रहा है, 5,000 ले रहा है उससे, और कितना पे कर रहा है, 3,000। सही खतरी आदमी है ये। 5 - 3 2 का गेन हो रहा है, 2 इंटू 12 करेंगे, 24,000 रुपया क्या जाएगा, इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड द सिक्योरिटी गार्ड फॉर विच ही चार्ज रुपीज़ 12,000, गार्ड के भी कितने चार्ज कर रहा है, 12,000, बट दैट अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द रेंट, वो रेंट में शामिल है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से निकालेंगे, रेंट कितना था, 1 लाख, इसमें से 12,000 गार्ड का है, वो तो इसमें नहीं जाएगा, वो लेस करवा दें, कितना आ जाएगा, 88, ये जाएगा 88 इंटू 12 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और ये 12,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,40,000 क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसने जो एनुअल एक्सपेंडिचर पे किए हैं गार्ड के, वो कितने थे, 1,30,000 थे, तो इसका मतलब 14,000 का गेन जो है वो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसे क्या कर रहे होते हैं, कंप्लीट कर रहे होते हैं। उसके बाद है डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 111, कि अगर आपके पास कोई एसेट आता है, कोई इनकम आती है, ये आपसे कहते हैं बताएं पैसे कहाँ से कमाए हैं, एसेट कहाँ से ली है, अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते तो वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाती है, और उसके ऊपर 10% के ऊपर आपसे वो टैक्स भी ले लेते हैं और आपको पेनल्टी भी लग जाती है। ये जो कंसील्ड एसेट होते हैं, हम जाके पढ़ेंगे असेसमेंट में, जो कंसील्ड एसेट्स होते हैं, अगर गवर्नमेंट एजेंसी इंपाउंड कर लेती है, कहते हैं हाँ भाई कहाँ से ली है गाड़ी, ये पैसे कहाँ से कमाए हैं, अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते तो वो क्या हो जाते हैं, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई प्राइवेट एन्युटी या प्राइवेट पेंशन मिल रही है सैलरी के अलावा, सैलरी के अलावा आप प्राइवेट बैंक गए हैं, आप EOBI गए हैं, वहाँ पे जाके आपने स्कीम ली हुई थी, अब आप रिटायर हो गए, आपको वहाँ से पेंशन मिल रही है, तो वो आपकी अदर सोर्स का पार्ट बनेगी। इसके अलावा अगर आपने अप्रूव पेंशन फंड में या अप्रूव एन्युटी प्लान लिया हुआ था, उसके तहत आपको कोई लमसम अमाउंट मिली है, तो वो भी क्या होगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगी। उसके अलावा कोई भी अमाउंट आपको रिसीव होती है एज अ कंसिडरेशन फॉर द प्रोविजन, यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग फ्रॉम द ग्रांट ऑफ राइट टू एक्सप्लोर और फॉर एक्सप्लॉयट नेचुरल रिसोर्सेज, उसके जो पैसे मिलेंगे आपके अदर सोर्स का पार्ट बनेंगे। ये क्या है कि आपने अपनी ज़मीन दी है कि ठीक है मेरी ज़मीन एक्सप्लोर कर लो, यहाँ पे कोई मिनरल्स कोई इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं, आप निकाल लें। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी आपको। मिस्टर गरीब owns a land in middle of Balochistan. One day from nowhere, lumberman approach him. Also we go है and makes him aware that there might be a possibility of copper underneath his land. कि तुम जिस पहाड़ पे बैठे हो उस पर तो खजाना है कॉपर का। मिस्टर गरीब हैज़ नो नॉलेज अबाउट दिस, गरीबों को क्या पता होता क्या है क्या नहीं है, लूट लो गरीबों को। एंड हाउ टू एक्सप्लोर इट, कैसे निकालना है, वो क्या करेंगे, पकड़ेंगे बेलचा शुरू हो जाएंगे निकालने के लिए। लंबरमैन ने कहा मैं करता हूँ, मेरे पे एतमाद है, कहेंगे जी आपके ऊपर तो किसको एतमाद नहीं, आप तो हमारे माई बाप हैं। उसने कहा ठीक है मैं तुमसे परमिशन ले रहा हूँ, मैं तुमसे परमिशन ले रहा हूँ कि मैं तुम्हें गायब नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको निकाल देता हूँ। हाँ मैं तुम्हारा ये लैंड एक्सप्लोर करूँगा, इसका तुम्हें मैं 2 लाख रुपया पर मंथ पे करता रहूँगा, एनुअल जितना भी होगा। ये इसको 2 लाख मिल रहा है, कभी देखिए। तो ये जो होगा उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। क्लियर है, ये पॉइंट पेपर में अब तक नहीं पूछा हुआ। सिमिलरली अगर वो इसी एक्सप्लोरेशन से कोई बेनिफिट निकालते हैं और वो उस बंदे को दे देते हैं कि ठीक है जितना कॉपर निकाला इतना तुम्हारा कॉपर हो गया, उसको जो बेच के पैसे कमाएगा वो भी क्या जाएंगे इसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनाएंगे। जैसे इन एडिशन टू द अमाउंट जो भी इसने 2 लाख एग्री की है, नंबर 1 ऑल्सो एग्रीड डैट कि 20% ऑफ द कॉपर जो है जो उसने इस साल एक्सट्रैक्ट किया है
वो तुम्हें दे दूंगा। मैं जितना कॉपर निकालूंगा उसका 20% कॉपर भी तुम्हारा, पैसे भी तुम्हारे। ठीक है, गरीब को मिला कॉपर, उसने जाके आगे बेच दिया जीएम केबल्स को, कितना ले लिया 1 मिलियन। ये जो 1 मिलियन लिया है वो कहाँ जाएगा, गरीब की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली हुई है, अगर आप उसको वकेट करना नहीं चाहते और वो आपको वकेट करवाने के लिए आ गए हैं, तो अपने भाई पैसे दो मुझे, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो उसके लिए पैसे आपको मिलते हैं बिल्डिंग वकेट करने के लिए, वो भी आपके अदर सोर्स का पार्ट बनते हैं, बट आप उसको 1/10 करके लेके जा रहे होते हैं। बिकॉज ये नॉर्मली होता है कमर्शियल मार्केट्स में, आप एक जगह दुकान पे लेके बैठ गए हैं, अब वहाँ पे हिलना, उसको मूव करना बड़ा मुश्किल होता है। आपका वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया बिजनेस, आप कस्टमर्स आ गए हैं, मालक मकान आ जाए या ये जी छोड़ो प्रॉपर्टी अपनी, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। फिर वो आपको पेमेंट करा होता है, पकड़ो 5 लाख पकड़ लो, 4 लाख पकड़ लो, 20 लाख पकड़ लो, आपको पैसे दे के निकाल रहा होता है। वो जो पैसे मिल रहे होते हैं वो भी किसका पार्ट बनते हैं, आपकी अदर सोर्स का पार्ट बनते हैं। बट जितनी अमाउंट मिलेगी उसका आप 1/10 लेके क्या करेंगे, अपनी इनकम में ऐड कर रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। किसके, ये गुडविल तो है ही नहीं, आपको प्रॉपर्टी वकेट करने, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ 10 साल का कि दुकान आपकी है, आप यहाँ पे कारोबार करेंगे, पालक मकान आगे 5 साल बाद खाली करो, तो मैं तो नहीं खाली करूँगा, तो वो रॉयल्टी होती है एफटीआर में। उसके अलावा अगर कोई भी गिफ्ट आपको मिलता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, नॉर्मली ये गिफ्ट की बात हो रही है जो अदर देन रिलेटिव दिया जा रहा है, वो आपको कोई गिफ्ट इन काइंड देते हैं, लाइक प्रॉपर्टी, कोई एसेट वगैरह दे रहे हैं, उसके बदले में कोई कंसिडरेशन वगैरह नहीं ले रहे, तो वो जो गिफ्ट आपको मिलता है वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाता है। जैसे एग्जांपल, ये स्प्रिंग 20 का पॉइंट है 2 नंबर का। ड्यूरिंग द ईयर 2020 सादिक रिसीव अ फ्लैट एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल मुमताज़ अलवी। सादिक को गिफ्ट मिला एक फ्लैट, फ्लैट वॉज लोकेटेड इन पॉश एरिया ऑफ लाहौर। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी प्लाट की, 4.5 मिलियन थी। इसका बताएं टैक्स ट्रीटमेंट, तो ये इसको गिफ्ट तो मिला है लेकिन रिलेटिव्स के अलावा, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, स्पाउस, ब्रदर, बहन, भाई, इसके अलावा मिला है। तो ये जैसे गिफ्ट मिला है और विदाउट कंसिडरेशन मिला है, इसने कुछ भी काम करके नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा। ये पेपर में पॉइंट आ सकते हैं। नहीं, भाई चले जाएं रॉयल्टी में, रॉयल्टी में चले जाएं, तो फिर उसके बाद अगर आप कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं एज अ लोन, एज अ एडवांस, या जाकर कंपनी को आप देते हैं, डिपॉजिट जमा करवा रहे हैं शेयर इशू करने के लिए, या किसी को गिफ्ट कर रहे हैं कैश की फॉर्म में, इसमें कैश की फॉर्म में, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा। मतलब किसी से आपने लोन लेना है, दोस्त से, किसी से भी लोन लेना है, कहते हैं लोन ले लो, हमें कोई मसला नहीं है। अगर लोन लेना है तो क्रॉस चेक के ज़रिए ले, या आप लें बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ज़रिए उस बंदे से जिसके पास एनटीएन नंबर है, वो आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे, उसके पास एनटीएन नंबर है, आप लोन लेके आए, हम उसको लोन ही मानेंगे। आप उससे क्रॉस चेक लिखवा लें, आप लेके आए, इन कैश कराएं, हम उसको लोन ही मानेंगे। आपने किसी को गिफ्ट करना है, कैश की फॉर्म, जो कैश गिफ्ट होते हैं, आप उसको चेक लिख के दे दें, गिफ्ट मान लेंगे। आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, गिफ्ट मान लेंगे। लेकिन अगर आपने ये पेमेंट्स कर दी हैं कैश की फॉर्म में, वो आपका गिफ्ट कंसिडर नहीं होगा, वो आपका लोन कंसिडर नहीं होगा, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंसिडर होगा, उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ट्रीट कर रहे होंगे। इसके लिए लाजमी है डिवीजन कि अगर कोई पर्सन जिसके पास एनटीएन नंबर है, एनटीएन का मतलब है जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, अगर उससे कोई हमने पेमेंट लेनी है, उससे अगर हमने कोई किसी किस्म का एडवांस लेना है या उससे गिफ्ट लेना है, तो वो हमें क्रॉस चेक भी दे सकता है, वो किसी भी बैंकिंग चैनल से ऑनलाइन ट्रांसफ़र, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, कुछ भी दे सकता है, वो एक्सेप्टेबल है, वो हमारा लोन ही ट्रीट होगा। अगर उस पर्सन के पास एनटीएन नंबर नहीं है तो उसके लिए लाजमी है कि वो पेमेंट किसके ज़रिए करे, क्रॉस चेक के ज़रिए करे। अगर वो क्रॉस चेक के अलावा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मिस्टर आसिफ रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स लोन रिसीव फ्रॉम ग्रैंडफादर इन कैश, कैश में लिया है, अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। लोन फ्रॉम अंकल थ्रू बैंकिंग चैनल हैविंग एनटीएन नंबर, तो ये लोन ही बनेगा, इसका इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम मदर इन कैश, कैश में गिफ्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा, अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, Mr. Abid is constructing his house and for the purpose of meeting the construction expenses, he intends to obtain a loan of rupees 5 lakh from his friend professor who is in the business of money lending. He is advised that such loan shall be charged under his taxable income. उसे कहा गया तुम मेरे से लोन तो ले लोगे बट तुम्हारी इनकम का पार्ट बनेगा ये।
यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज आबिद अंडर विच सर्कमस्टांसिस दिस लोन वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ हिज इनकम। आई के वैसे ही पूछ सकता है, बताएं जी किन सर्कमस्टांसिस में ये जो लोन ले रहा है अपने दोस्त से, उसके इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। अगर क्रॉस चेक के जरिए लोन ले, अगर उसके पास एनटीएन नंबर है तो क्रॉस चेक या बैंकिंग ट्रांजैक्शन करवा ले, अगर एनटीएन नंबर नहीं है तो जस्ट किससे ले, क्रॉस चेक के जरिए ले, तब उसका लोन ट्रीट होगा। अगर वो कैश में ले लेगा तो फिर वो क्या हो जाएगी, उसकी इनकम ट्रीट हो जाएगी। एक और एग्जांपल है, मिस्टर कचरा सेठ ओनर ऑफ हेरा फेरी कबाड़िया रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट्स, ये भी रिमूव करनी है नेक्स्ट टाइम। लोन ऑफ रुपीज़ 2 लाख इन कैश फ्रॉम राजू हैविंग एनटीएन, उसने लोन लिया है, कैश में लिया है, बेशक उसके पास एनटीएन नंबर था, इसके लिए क्या होगी, इनकम ट्रीट होगी, अदर सोर्स में जाएगी। लोन ऑफ रुपीज़ 2.5 लाख इन कैश हैविंग नॉन एनटीएन, बट कैश में लिया है, ये भी क्या होगी, उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। लोन ऑफ रुपीज़ 3.5 लाख थ्रू क्रॉस चेक, ये क्या होगा, लोन ट्रीट होगा, इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। लोन ऑफ रुपीज़ 4.5 लाख फ्रॉम शाम थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर हैविंग नो एनटीएन, तो ये भी क्या हो जाएगा, उसकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। रिसीव आईफोन 12 फ्रॉम एक्स, एम्प्लॉयर है, इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ये आपका अदर सोर्स भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं एफटीआर पे। चाहिए ब्रेक 10 मिनट का? 3 पे रिज्यूम करता हूँ, 2:47 हुए हैं। एफटीआर, उसके बाद आपके 4 हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट। ये आपके किताब में चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस है, चैप्टर नंबर 11 में भी डिस्कस है, एंड चैप्टर नंबर आई गेस 11 और 4 में इसका ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कस्ड है। चैप्टर नंबर 9 में भी इसका ट्रीटमेंट जो है उसने क्या किया हुआ है, गिवन किया हुआ है, क्या होता है और क्या नहीं होता। एफटीआर क्या होते हैं, फाइनल टैक्स रेजीम में, आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ, एफटीआर क्या है, आपके फाइनल टैक्स रेजीम में, इसमें कुछ स्पेसिफिक आइटम्स गिवन की गई हैं जिनके ऊपर हम टैक्स तो लगा रहे हैं, लेकिन हम एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर टैक्स लगाते हैं। कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं और ये जो टैक्स है हमेशा ये फुल एंड फाइनल होता है, इसमें कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं हो सकती। कोई भी टैक्स किसी किस्म का एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो फाइनल है, वो कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकती। वो पैसे चले तो क्या किया तूने ये? जा यार, तो सारे केक रहे पानी फेर दिए यार। अब तुम्हें हो गए, अगर तुम्हें दुनिया में कोई मुंह नहीं लगाता तो क्यों जल रहे हो, बताओ। मेहनत कर, हसद ना कर, ठीक है। ये भाइयों वाला था, तुम्हें तो वो भी नहीं देते। तुम्हें तो देख के तुम्हारे भाई तौबा करते हैं कि ये क्या हो गया, तुम्हारी बर्थडे पे शोक मनाया जाता है, ये क्या हो गया यार, क्यों क्यों, एक ही सवाल आते। एफटीआर इंपॉर्टेंट एरिया है, इसमें से न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट डिविडेंड्स की मोस्ट फ्रीक्वेंटली आती है। जब आपके कंबाइंड न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें डिविडेंड की जो एडजस्टमेंट है वो लाजमी दे रहा है, और डिविडेंड की एडजस्टमेंट में से कुछ ट्रीटमेंट जो है वो हमसे पूछ रहा होता है, तो ये पेपर में आती है। और इसके अलावा एफटीआर वो इनकम है कि जब भी आपको इनकम पे की जाएगी उसमें से टैक्स हमेशा कलेक्ट किया जाएगा, टैक्स हमेशा रिसीव कर लिया जाएगा और आपको नेट ऑफ पेमेंट की जा रही होगी। इट मीन्स अगर आपने 1 लाख रुपया कमाया है तो उस पर जो टैक्स बनता है 10,000 रुपया, जो 15 बनता होगा वो डिडक्ट करके रिमेनिंग पेमेंट जो है वो क्या की जाएगी, 85 आपको ट्रांसफ़र की जा रही होगी। तो इसमें से हमेशा टैक्स जो है या तो विदहेल्ड होगा या कलेक्ट होगा, और वो टैक्स कभी भी एडजस्टेबल नहीं होता, वो कभी भी टैक्स जो है वो एडजस्ट नहीं किया जाएगा, वो फुल एंड फाइनल है, वो गवर्नमेंट को पे हो गया, अब आप उसकी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। और इवन इस टैक्स को किसी दूसरे एनटीआर के टैक्स के साथ भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते।
सेकेंड थिंग इज़ डेट, जिसका सबसे बड़ा फीचर होता है एफटीआर की इनकम का, कि इसमें से कोई किसी किस्म के एक्सपेंडिचर जो हैं वो आपको अलाउ नहीं होते। आपको जो इनकम है वही आपकी ग्रॉस इनकम है। आप इसमें से कोई एक्सपेंडिचर, कोई लॉस, किसी किस्म की रिडक्टेबल अलाउंसेस की एडजस्टमेंट वगैरह नहीं कर सकते। ना तो इन इनकम में लॉस हो सकता है, ना किसी का लॉस इनकी इनकम में जाके एडजस्ट हो सकता है, ना ही इन इनकम में से कोई अलाउेबल डिडक्शंस अलाउ होती हैं, ना ही ये इनकम डिडक्टेबल अलाउंसेस से रिड्यूस हो रही होती हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एफटीआर के फीचर्स क्या होते हैं। स्पेसिफिक आइटम्स हैं, इनके ऊपर रेट जो है वो बिल्कुल सेपरेट लगता है और उसके मुताबिक क्या किया जा रहा होता है, टैक्स लिया जा रहा होता है। अब इसमें कुछ आइटम्स हैं जैसे डिविडेंड है, प्रॉफिट ऑन डेट है कंपनी के अलावा, कमीशन एंड ब्रोकरेज फ़ी जो आप रिसीव कर रहे होते हैं, रॉयल्टी इसमें आ जाती है, आप एक्सपोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं कोटा के ऊपर वो उसमें आती हैं, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो नॉन रेजिडेंट को प्रोवाइड जो उसको अर्न हो रही हैं वो इसमें आती हैं, प्राइजेस विनिंग्स, ये जो लॉटरीज निकल रही होती हैं, ये क्रॉस वर्ल्ड पजल्स में आप लोग चीज़ें जीत रहे होते हैं, ये लॉटरीज वगैरह, ये सारे के सारे किस में फॉल कर रही होती हैं, एफटीआर में फॉल कर रही हैं। हमारे सिलेबस में डिविडेंड है, प्रॉफिट ऑन डेट है और रॉयल्टी है। ये तीन चीज़ों को हमने देखना है क्या होती हैं कैसे नहीं होती। सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड क्या होता है? एक तो अकाउंटिंग वाला डिविडेंड जो आप लोग पढ़ के आए हुए हैं कि जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? डिविडेंड कहला रहा होता है। लेकिन टैक्स में वालों ने डिविडेंड को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है। वो कहते हैं कि ये क्या है डिविडेंड? डिविडेंड इज़ एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स। जो भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जो भी आपने रिजर्व्स क्रिएटेड रखे हैं, जो भी आपके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, उसमें से जब आप अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। किताब में जाएंगे बड़ी अजीबो अमीर सी डेफिनेशन लिखी हुई है, समझ नहीं आती कहाँ से याद करनी है कहाँ से याद नहीं करनी। इसको याद कर लीजिएगा डार फॉल से। अगर आप एक्रोनिम याद कर लेते हैं आपको चल जाएगा पता कि किस किस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है जो डिविडेंड का पार्ट बन रही होती है। जैसे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक तो है आप कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पैसे दे देंगे या शेयर्स दे देंगे। शेयर्स देना, इवन बोनस शेयर जो कंपनी दे रही होती है वो भी डिविडेंड होता है। हमने अभी कैपिटल गेन में बोनस शेयर्स का डिस्पोजल पढ़ा था, ऐसा ही था। लेकिन अगर बोनस शेयर इशू किए जाएंगे या बोनस शेयर हो जाए या डिविडेंड इन स्पीशी हो जाए, वो भी क्या होता है? डिविडेंड होता है। जब कंपनी आपको बोनस शेयर देती है, इतनी वर्थ का बोनस शेयर दिया, उसके ऊपर 15% टैक्स जो है वो पे होता है एज अ डिविडेंड, वो आपका डिविडेंड होता है। इसके अलावा डिबेंचर सर्टिफिकेट्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट आपको दिए जाएं, वो भी डिविडेंड है। कंपनी अपने कोई भी एसेट्स शेयर होल्डर को दे दे, इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग मनी, ये भी क्या होगा? डिविडेंड ट्रीट होगा। जब कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस करती है, रिडक्शन की वजह से जो पे बैक कर रही होती है, वो भी डिविडेंड कंसीडर होता है। उसके अलावा कोई फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है और वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है वो रेमिट करती है अपने पेरेंट कंपनी को पाकिस्तान से बाहर, वो भी डिविडेंड कंसीडर होगा। उसके अलावा कोई प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी मेंशन है ये एज पर द लॉ है, नॉट एज पर द टैक्स। जो लॉ के मुताबिक प्राइवेट कंपनी होती हैं उसकी बात हो रही है। तो कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए कोई अमाउंट स्पेंड कर देती है कि शेयर होल्डर को फ़ायदा मिलना था, उसने वो खर्चा कर दिया, वो भी क्या होगा? वो भी उसका डिविडेंड ट्रीट हो रहा होगा। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी, ये लॉ वाली, अगर ये कोई लोन दे देती है अपने शेयर होल्डर को, एडवांस दे देती है, जो उसने लोन या एडवांस दिया होगा वो भी क्या होगा? डिविडेंड ही कंसीडर होगा। और कल को अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, लिक्विडेशन के ऊपर जो एसेट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं या जो एक अमाउंट के ऊपर पे बैक किया जाता है, वो जो डिफरेंशियल अमाउंट होती है वो भी क्या होगा? आपका डिविडेंड कंसीडर हो रहा होगा। रिमेंबर, ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैक्सिमम आप अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की हद तक कर सकते हैं। जितने आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उस एक्सटेंट तक आप क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उससे ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये कभी भी आपका डिविडेंड कंसीडर नहीं होगा। आपके रिजर्व्स 2 मिलियन के हैं और आपने एक बंदे को 2.2 मिलियन का लोन दे दिया, तो 2 मिलियन तक ही क्या होगा? आपका डिविडेंड रेट होगा। ये डिविडेंड की डेफिनेशन है कि उस डेफिनेशन में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी हो सकती है, याद कर लीजिएगा। कौन सी पेमेंट्स हैं जो डिविडेंड नहीं कहलाती, ये एक्सेप्शंस हैं। आपके पेपर में जो मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं वो डिविडेंड की एक्सेप्शन से रिलेटेड आए हैं कि कौन कौन सी पेमेंट्स जो हैं वो डिविडेंड की एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन सी पेमेंट्स ऐसी हैं या कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है जिसको हम डिविडेंड कंसीडर नहीं कर रहे होते। पेपर में न्यूमरस टाइम उसने यही चीज़ आपसे पूछी हुई है, केस सिनेरियो में पूछ रहा होता है। अगर आप समझ रहे हैं कि वो के का डिफाइंड डिविडेंड
ऐसे काम नहीं करता वो इनको सिनेरियोज में कन्वर्ट करवाएगा और आपसे अप्लाई करवाएगा कि ये डिविडेंड है कि नहीं है। अब ये कुछ ऐसी जब बातें हैं जो कभी भी डिविडेंड ट्रीट नहीं हो रही होती। पहले कि अगर आपने लोन या एडवांस लिया है किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी से जिसका काम मनी लेंडिंग का है, जैसे प्राइवेट बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक का काम क्या है? लोन देना। आपने उनसे लोन लिया, बेशक आप शेयर होल्डर हैं, तो उनकी ये बिजनेस एक्टिविटी है जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी ट्रेड हो रही होती है। तो ये लोन या ये एडवांस जो उन्होंने दिया है वो लोन ही ट्रीट होगा, वो कभी भी डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। आप काम कर रहे हैं किसी ट्रैक्टर की कंपनी में, अगर आप उनसे लोन ले लेते हैं तो वो क्या होगा, आपका डिविडेंड ट्रीट होगा। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट बैंक के शेयर होल्डर हैं, उसका काम ही लोन देना है, उसने अगर आपको लोन दे दिया बीइंग अ शेयर होल्डर, तो वो लोन ही ट्रीट होगा, वो कभी भी डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। नंबर 2, अगर सब्सिक्वेंटली डिविडेंड दिया जाए आपको और उसमें से जो ऑलरेडी पेमेंट आपको एज अ डिविडेंड की गई थी वो डिडक्ट हो जाए, तो जितना रिमेनिंग लेफ्ट ओवर बचेगा वो आपका डिविडेंड ट्रीट होगा, सारे का सारा आपका डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपको कंपनी ने बाद में, कंपनी ने पहले आपको लोन दिया था 2 लाख रुपए का, प्राइवेट कंपनी थी, 2 लाख रुपए का लोन दिया शेयर होल्डर को, ये क्या कंसिडर हो गया होगा? डिविडेंड कंसिडर हो गया था, बिकॉज ये लोन था, प्राइवेट कंपनी थी। बाद में ईयर एंड आया, कंपनी ने हकीकी डिविडेंड जो है था वो दे दिया कि यार ये है डिविडेंड फॉर द ईयर। वो उसने डिक्लेयर कितना किया? 3 लाख का। कंपनी ने कह दिया भाई 3 लाख का डिविडेंड है, तुमने मेरा 2 लाख पे करना है, मैं 2 लाख एडजस्ट कर रही हूँ, रिमेनिंग जो 1 लाख है वो तुम्हें क्या कर रही हूँ? पे कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक्चुअल डिविडेंड कितना है, लेकिन ये डिविडेंड नहीं है, ये जो लेफ्ट ओवर बचा है सिर्फ ये क्या होगा? डिविडेंड कंसीडर होगा। ये जो अमाउंट आपकी लोन की एडजस्ट हो गई है आपके ओरिजिनल डिविडेंड से, ये कभी भी आपका डिविडेंड कंसीडर नहीं हो रहा होता। ये वाला पॉइंट पेपर में आने के चांसेस हैं कि आपको पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, पहले आपको लोन दिया गया था, जब लोन दिया गया वो आपका डिविडेंड ही कंसीडर हुआ था, जब सब्सिक्वेंटली आपको डिविडेंड दे दिया गया जिसमें जो एडजस्टमेंट हो जाएगी वो एडजस्टमेंट कर देंगे, रिमेनिंग जो है वो क्या होगा? आपका डिविडेंड कंसीडर हो रहा होगा। उसके अलावा पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन या प्रोडक्शन कंपनीज़ जो हैं, जो यहाँ पे जैसे पार्को हो गई या शेल हो गई या ये जो हैं, ये इनके हेड ऑफिस किसी और कंट्रीज़ में है, यहाँ पे एज अ ब्रांच काम कर रही हैं। ये जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कमाती हैं और जो ये रेमिट कर रही होती हैं, ये कभी भी इनकी इनकम फ्रॉम, और ये कभी भी डिविडेंड कंसीडर नहीं होता, ये नॉर्मल इनकी रेमिटेंसेस कंसीडर होती हैं। उसके अलावा अगर कंपनी, आपको पता है अगर कोई भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपॉन लिक्विडेशन, जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो डिबेंचर्स होल्डर होंगे, वो आएंगे अपने शेयर सर्टिफिकेट दिखाएंगे, वो अपने रिमेनिंग जो अमाउंट है वो लेके चले जाएंगे, ये होता है। लेकिन जो क्रेडिटर्स हैं, जो लेंडर्स हैं, उनको भी तो पेमेंट मिलनी है जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी, तो उनको अपॉन लिक्विडेशन जो कंपनी पेमेंट वगैरह कर रही है, जो रिडेम्पशन वगैरह दे रही है, वो भी डिविडेंड नहीं कहलाएगा, बिकॉज वो लिक्विडेशन के अमल में पार्टिसिपेंट्स नहीं है, वो अपना बस रिमेनिंग लाइबिलिटीज़ को लेने आए हुए हैं, तो उनको पेमेंट करते हैं, तो वो भी आपका डिविडेंड कंसिडर नहीं होगा। फिर डिविडेंड के रेट्स हैं, ये रेट्स आपको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है कि क्या होते हैं क्या नहीं होते, पेपर में गिवन होगा, आपके लिए रेलेवेंट रेट जो है 15% है, उसके मुताबिक डिविडेंड के ऊपर टैक्स हो रहा होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं 1998 से लेकर 2022 तक जो डिविडेंड में से स्पेसिफिक आए हुए हैं, देख लेते हैं इनको जल्दी से। इसके अलावा डिविडेंड में से आउट ऑफ द वे जाके वो नहीं पूछ सकता। ओमेगा प्राइवेट लिमिटेड इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड सेल ऑफ फर्टिलाइजर्स। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, किसका कारोबार कर रही है? फर्टिलाइजर्स का। The company has extended a loan of rupees 2.5 million to one of its shareholder on 30th June 2021। अपने एक शेयर होल्डर को कितना लोन दिया? उसने 25 लाख का लोन दे दिया। When the profits of the company were 1.8 million, जब कितने प्रॉफिट्स थे? 1.8 मिलियन थे। Determine the amount to be treated as dividend, कितनी अमाउंट जो है डिविडेंड ट्रीट होगी? तो रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूशन अप टू द प्रॉफिट्स हो सकती है, तो 1.8 मिलियन तक ही जो है वो क्या हो रहे होंगे? ट्रीट हो रहे होंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, रॉबिन पेट्रोलियम इंटरनेशनल, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन नीदरलैंड, इज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान एज अ ब्रांच। पेट्रोलियम कंपनी है, पाकिस्तान में ब्रांच के तौर पर काम कर रही है। आरपी, ये सीफेप का सवाल है। आरपी हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर विच आरपी हैज़ बीन given the right to explore and produce crude oil and natural gas in the specified areas of Sindh and Balochistan।
Explain the implication of RPS branch in Pakistan of the remittances of आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच टू इट्स हेड ऑफिस इन नीदरलैंड। हम कह देंगे कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर यहाँ पे ऑपरेट कर रही है बीइंग अ ब्रांच, अगर वो कोई अमाउंट रेमिट करेगी तो वो डिविडेंड ट्रीट होती है, बट चूंकि ये पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनी है, ये रेमिट करेगी तो ये डिविडेंड कभी भी ट्रीट नहीं होगा, ये एक्सेप्शन में फॉल करती हैं। उसके बाद है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एडवांस और लोन टू अ शेयर होल्डर बाय अ प्राइवेट कंपनी वुड बी ट्रीटेड एज डिविडेंड, कब डिविडेंड ट्रीट होगा। प्राइवेट कंपनी अकॉर्डिंग टू लॉ हो, अगर वो उसका मनी लैंडिंग में बिजनेस नहीं है, नॉट इन्वॉल्व इन मनी लैंडिंग बिजनेस, और उसने कोई सब्सिक्वेंट डिविडेंड भी डिक्लेयर नहीं किया, अगर वैसे ही लोन दे रही है तो वो क्या होगा, उसका डिविडेंड कंसिडर हो रहा होगा। फिर ये सवाल जो है ये उसके ऊपर आया हुआ है वाइंडिंग अप के ऊपर। रोज कंपनी लिमिटेड हैज़ अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 मिलियन कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन 30 जून 2001। कंपनीज बैलेंस शीट शोज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ ₹1.5 मिलियन। कितने प्रॉफिट्स हैं, 1.5 मिलियन के हैं। लास्ट ईयर कंपनी हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ रिजर्व ऑफ ₹1 मिलियन फॉर इश्यूअर्स बोनस शेयर, तो ये भी प्रॉफिट्स का पार्ट बन जाता है। कंपनी हैज़ टू बी लिक्विडेटेड, कंपनी को क्या करना है, हमने लिक्विडेट करना है, ख़त्म हो गई है। ऑफिशियल लिक्विडेटर रियलाइज 6.5 मिलियन, उसने क्या तमाम एसेट्स बेच के 65 लाख हमें आएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द शेयर होल्डर वॉज मेड एट अ रेट ऑफ 13 पर शेयर, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम 13 रुपये के लिहाज से अमाउंट वापस कर देंगे। शिवानी ग्रुप ओन्स 2 लाख शेयर इन अ कंपनी, शिवानी ग्रुप में कितने शेयर्स हैं, 2 लाख है। हमने बताना है कितनी अमाउंट जो है वो डिविडेंड ट्रीट होगी। तो 13 पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कितने पे लिया था, 10 पे शेयर लिया था, 3 × 2 लाख कितना बनेगा, 6 लाख। तो 6 लाख जो है वो इसकी क्या कंसीडर हो रहा होगा, शिवानी ग्रुप का डिविडेंड कंसीडर हो रहा होगा। उसके बाद सर्टेन टाइप ऑफ पेमेंट बाय अ प्राइवेट कंपनी टू द शेयर होल्डर कैन बी ट्रीटेड एज डिविडेंड अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल एंड एक्सेप्शंस टू दिस। कौन कौन सी पेमेंट डिविडेंड कंसीडर होती हैं, हमें पता लग गया। अमाउंट स्पेंडेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर, लोन गिवन टू अ शेयर होल्डर बॉस बाय प्राइवेट कंपनी, ये क्या है, डिविडेंड है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर लोन, अगर कंपनी प्राइवेट है और उसका मनी लैंडिंग बिजनेस है तब डिविडेंड कंसीडर नहीं होगा। अगर उसने कोई सब्सिक्वेंट डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है उससे जो लोन की एडजस्टमेंट हो जाएगी वो भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। 2 रूल्स हैं डिविडेंड होने वाले और 2 रूल्स हैं डिविडेंड डिक्लेयर ना होने वाले। उसके बाद सितंबर 9 का सवाल है, कंपनी इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ लोन टू वन ऑफ इट्स शेयर होल्डर। एक्सप्लेन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन द कंपनी एज वेल एज शेयर होल्डर इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एज प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है कंपनी तो वो लोन देगी तो वो क्या होगा, डिविडेंड ट्रीट होगा। अगर पब्लिक कंपनी के तौर पर है, बेशक अनलिस्टेड है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो यहाँ पे वो लोन देगी तो वो लोन ही ट्रीट होगा, वो डिविडेंड ट्रीट नहीं हो रहा होगा। तो ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद मार्च 12 का सवाल है, तांबा पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड अ 3 ईयर लोन टू वन ऑफ इट्स मेजर शेयर होल्डर्स। एक्सप्लेन द टैक्स इम्प्लीकेशन। तो बता देंगे, लिख लेंगे, प्राइवेट कंपनी है, क्या काम कर रही है, फार्मेसी का, लोन दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर को, जो लोन देंगे वो क्या ट्रीट होगा, डिविडेंड ट्रीट हो रहा होगा। फिर मार्च 13 पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डिविडेंड, डारफॉल यहाँ पे लिखेंगे। फिर है जी सितंबर 14 में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ लोन ऑफ ₹5 मिलियन टू वन ऑफ इट्स शेयर होल्डर फॉर द परचेज ऑफ हाउस। एसेट परचेज करने के लिए लोन दे रहे हैं, कंपनी प्राइवेट है, दे भी अपने शेयर होल्डर को लिए, तो ये भी क्या होगा, उसका डिविडेंड कंसीडर हो रहा होगा। सितंबर 18 में अच्छा सवाल था, उसने डिविडेंड की एडजस्टमेंट को और असेसमेंट की एडजस्टमेंट को मिक्स करके पूछा था कि बताएं नोटिस सही है कि नहीं, तो उसने 2 टॉपिक्स को मिक्स किया हुआ यहाँ पे। ऑन 25 अगस्त 2018 द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हैज़ इशूड अ नोटिस टू राहत फूड प्राइवेट लिमिटेड। नोटिस दिया 25 अगस्त को आरएफपीएल को टू डिपॉजिट विद होल्डिंग इनकम टैक्स ऑफ ₹19,50,000 कि 19,50,000 रुपये की विद होल्डिंग जो है हमें जमा करवा दें इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन अमाउंटिंग टू ₹13 मिलियन गिवन टू मिस्टर नदीम आ शेयर होल्डर ऑफ आरएफपीएल। क्योंकि आपने 13 मिलियन का लोन दिया है अपने शेयर होल्डर को, 13 मिलियन के हिसाब से आपका 15% पर टैक्स बनेगा 19,50,000 रुपया, ये आप हमें जमा करवा दें विद होल्डिंग का, बिकॉज ये डिविडेंड ट्रीट होता है। द नोटिस वॉज सर्व टू द कंपनी ऑन 30 अगस्त 2018। कंपनी का नोटिस कब आया है, 30 अगस्त 2018 को आया है। अकॉर्डिंग टू आरएफपीएल रिकॉर्ड द लोन वॉज गिवन टू नदीम ऑन 25 मई 2017। लोन कब दिया गया था, 25 मई 17 को दिया गया था। व्हेन द कंपनी प्रॉफिट वॉज ₹12 मिलियन, जब कंपनी के प्रॉफिट कितने थे, 12 मिलियन के। एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वेदर यू आर एग्री विद द नोटिस इशू टू आरएफपीएल। क्या आप इस नोटिस से एग्रीड हैं, नो वी आर नॉट एग्रीड बिकॉज हम विद होल्डिंग जमा कराने के लिए तैयार है,
वो हम दे देंगे। बट जब हमने लोन दिया था उस वक्त जो हमारे प्रॉफिट्स थे वो 12 मिलियन तक थे, तो हम 12 मिलियन तक ही लोन ट्रीट करेंगे। 12 मिलियन का क्या लेंगे, 15% लेंगे, जो 16 लाख आ रहा होगा हम वो विद होल्डिंग जमा करा देंगे। 19,50,000 की विद होल्डिंग हम कभी भी जमा नहीं करवा रहे होंगे। तो ये सितंबर 18 में लास्ट क्वेश्चन था जो डिविडेंड से आया है। उसके बाद डिविडेंड से उसने कोई केस सिनेरियो नहीं पूछा होगा, माइट भी पूछ ले, बिकॉज 4 साल हो गए डिविडेंड से कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जामिनर ने अभी तक नहीं पूछा। उसके बाद रॉयल्टी है। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको अमाउंट जो ये, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा बिकॉज ये याद करना इम्पॉसिबल है, ये याद नहीं हो सकती डेफिनेशन रॉयल्टी में क्या है और क्या नहीं है। हाँ, इसका टैक्स ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए कि रॉयल्टी एग्जेम्प्ट कब होगी, रॉयल्टी एनटीआर में कब जाएगी और रॉयल्टी एफटीआर में कब जाएगी। 3 ट्रीटमेंट हैं इसके, इधर एनटीआर, एफटीआर और एग्जेम्प्ट। वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ये डेफिनेशन आपसे याद करना पॉसिबल नहीं है और हो भी नहीं सकती। जस्ट इसको पढ़ लीजिएगा, डैट विल बी इनफ। अगर पूछ ले तो फिर अल्लाह के हवाले होगा, बिकॉज याद करना पॉसिबल नहीं है। रॉयल्टी होती क्या, गुडविल्स की पेमेंट जो मिल रही होती है वो आपकी रॉयल्टी होती है। मीन्स एनी अमाउंट पेड या पेएबल, जो आपको पे हो गई है या पेएबल है, हाउ एवर डिस्क्राइब्ड और कंप्यूटेड, ज़बानी कलम में क्या कि इतने पैसे दे दूंगा, या प्रॉपर कंप्यूट की गई है, कैलकुलेट की गई है। वेदर पीरियोडिकल, हर मंथ मिलेगी या लमसम या मुश्त एक साथ मिल जाएगी। ये जो रकम मिल रही है वो आपकी क्या कहलाएगी, रॉयल्टी कहलाएगी। और वो रकम मिल क्यों रही है, इन तमाम कामों की वजह से कि अगर आपने रकम रिसीव की है फॉर द यूज़ ऑफ और राइट टू यूज़ यानी पेमेंट, पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन, मॉडल, सीक्रेट फार्मूला या प्रोसेस, ट्रेडमार्क, इस तरह कोई प्रॉपर्टी या कोई राइट दिया है, उससे जो रकम दे रहे हैं आप हासिल कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, आपकी रॉयल्टी कहलाएगी। आपने कोई इन्वेंशन की है, कोई डिज़ाइन बनाई है, कोई फार्मूला है, आप इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं लोगों को, उससे पैसे ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी रॉयल्टी कहलाएगी। आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं, आपके पास उसके पेटेंट राइट्स हैं, आपके पास कोई कॉपी राइट्स हैं, आप लोगों को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, आप रॉयल्टी के पैसे ले रहे हैं, वो क्या होगी, आपकी रॉयल्टी कहला रही होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई लिटरेरी वर्क है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई साइंटिफिक वर्क है, जिसमें ये फिल्म्स हैं, वीडियो हैं, इस तरह की जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं या ऑडियो टेप्स वगैरह होती हैं जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पे इस्तेमाल हो रही हैं, उसकी जो पेमेंट मिल रही होती है वो भी आपकी रॉयल्टी कहलाएगी। उसके अलावा कोई आपने विजुअल इमेजेस इस्तेमाल करने के लिए दे दी हैं, साउंड्स दे दी हैं, कोई आपने वीडियो बना कर दे दी है जो सैटेलाइट से, केबल से या इंटरनेट से ट्रांसमिट हो रही है, उसके जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो भी क्या होगी, आपकी रॉयल्टी में फॉल कर रही होगी। उसके अलावा अगर आपने कोई टेक्निकल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल या साइंटिफिक नॉलेज या एक्सपीरियंस या स्किल दी है किसी को, उसके लिए पैसे मिल रहे होंगे, ये भी रॉयल्टी है। आप कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाया हुआ है आपने जो सिर्फ आपका ही है, जिसका आपका पेटेंट है, कोई कमर्शियल इक्विपमेंट बनाया हुआ है, कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाया हुआ है, आप इसको इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं या इसको बेच देते हैं, उससे पैसे मिल रहे हैं, ये भी आपकी रॉयल्टी कहलाएगी। और इन तमाम प्रोसीजर में कोई आप एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ, उसके जो पैसे मिल रहे हैं वो भी आपकी रॉयल्टी कहला रही होगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ठीक है मैं आपको ये ड्रोन शॉट रिकॉर्ड करके दे देता हूँ, लेकिन साथ में आपको इतना म्यूज़िक भी एडिट करके दे दूँगा इसके साथ साथ। वो जो आप एडिटिंग के साथ म्यूज़िक भी दे रहे हैं, ड्रोन शॉट्स भी दे रहे हैं, तो म्यूज़िक सप्लीमेंट्री था, उसके जो पैसे मिलेंगे वो भी कहाँ जाएंगे, आपके रॉयल्टी में जा रहे होंगे। उसके अलावा अगर आपको इससे एसोसिएटेड कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, कोई एसेट बेच देते हैं, कोई आप ट्रेडमार्क बेच देते हैं, कोई कॉपीराइट बेच देते हैं, उससे जो पैसे मिलेंगे वो भी क्या होंगे, आपके रॉयल्टी में कंसीडर हो रहे होंगे। ये रॉयल्टी है। इसके साथ ही आती है फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इसकी एक्सेप्शंस जो हैं ये 2 में, ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली पूछ सकता है कि फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या होती हैं। ये भी कंसिडरेशन है, चाहे पीरियोडिकल मिल रही है चाहे लमसम मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपने मैनेजेरियल या टेक्निकल या कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उससे जो पैसे मिल रहे हैं आपको वो कहाँ फॉल करेंगे, आपके फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में फॉल कर रहे होंगे। बट डज़ नॉट इंक्लूड इन 2 के अलावा। कौन कौन से? कि अगर आपने कोई किसी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, किसी असेंबली रिलेटेड या इस तरह की किसी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसके जो पैसे मिलेंगे वो आपकी फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज नहीं आती। मतलब ये दीवार यहाँ पे नहीं यहाँ पे खड़ी कर लो, इसके पैसे लेके जा रहे हो, ये आपकी टेक्निकल सर्विसेज नहीं कहलाती। इसके अलावा कोई भी अमाउंट आपको रिसीव हो रही है फॉर प्रोवाइडिंग एनी गाइडेंस, जो सैलरी का पार्ट बनती है, वो भी आपकी फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में नहीं जाएगी, वो आपकी नौकरी में जा रही होंगी, वो आपकी नौकरी का पार्ट बन रही होंगी। अब ये रॉयल्टी हो जाए, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो जाए या ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज हो जाए, इनका ट्रीटमेंट जो है 3 ही है। इधर एग्जेम्प्ट, यहाँ तो एफटीआर में जाएंगे, यहाँ कहाँ जाएंगे, एनटीआर में।
एग्जाम्प्ट कब होगी ये, अगर किसी पाकिस्तानी कंपनी ने अगर कोई भी रॉयल्टी इनकम अर्न की है फॉरेन से, आपने अपना पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन, फार्मूला किसी फॉरेन कंपनी को फॉरेन ने प्रोवाइड किया है, वो यूज़ कर रही है और पाकिस्तानी कंपनी को रॉयल्टी की पेमेंट कर रही है, वो जो आपको रॉयल्टी की पेमेंट मिल रही होगी पाकिस्तान में, क्यों मिल रही है? बिकॉज आपने अपनी चीज़ें कहाँ दी थी इस्तेमाल करने के लिए, पाकिस्तान से बाहर दी थी। वो जो इनकम आपको मिलेगी वो क्या जाएगी? आपकी एग्जाम्प्ट होगी, उसके ऊपर कोई टैक्स का ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसके अलावा जो नॉन कॉर्पोरेटेड पर्सन होते हैं, मतलब इंडिविजुअल या एओपी, अगर इनके पास कोई सर्विसेज हैं, टेक्निकल सर्विसेज हैं या कोई इन्वेंशन वगैरह की हुई है और ये जाके पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करके आते हैं और उसकी अगर कोई रकम रिसीव करते हैं पाकिस्तान में लाइक थ्रू अ नॉर्मल बैंकिंग चैनल, तो ये भी क्या होगी? एग्जाम्प्ट होगी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर आपको टैक्स आता है, आपके कोई क्लाइंट हैं दुबई में, आप जाते हैं, आप उनका वैट फिल करके आ जाते हैं, आपने सर्विस प्रोवाइड की है और आपको अगर उन्होंने कोई पेमेंट की है, कोई भी पेमेंट की हो, अगर वो थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल आपको रिसीव हो रही है, वो पेमेंट एग्जाम्प्ट है, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो उसके बाद एफटीआर कि अगर नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में उन्होंने कोई अपनी रॉयल्टी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं या कोई टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की है, उसकी वो अगर पेमेंट लेके जा रहे हैं, तो उनकी वो पेमेंट जो है वो एफटीआर का पार्ट बनेगी। हम उसके ऊपर 15% टैक्स काट के उनको पेमेंट कर रहे होते हैं। आपने यहाँ पे कोई प्लांट इंपोर्ट करवाया, अब आपसे प्लांट ऑपरेट नहीं हो रहा, आपने जर्मन इंजीनियर मंगवाया उस कंपनी से, उसने गाइडेंस प्रोवाइड की, इसको ऐसे ऐसे प्लांट कर लो, उसने आपको ट्रेनिंग दी और चला गया। अब वो आपको उसने ट्रेनिंग दी, आप उसको पेमेंट करेंगे, ये कहाँ जाएगी? उसकी फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में जाएंगी। चूँकि वो बंदा होगा नॉन रेजिडेंट, तो आप उसको जितनी पेमेंट करेंगे, आप 15% टैक्स काट के उसको पेमेंट कर रहे होंगे और ये उस बंदे की एफटीआर में फॉल कर रही होगी, बिकॉज ये पाकिस्तानी बेस्ड रॉयल्टी है। और रॉयल्टी एनटीआर में कब जाती है? कि अगर कोई बिजनेस इनकम के तौर पर अर्न कर रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और पाकिस्तान में ही अर्न की जा रही हैं थ्रू योर परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, थ्रू योर फैक्ट्री, थ्रू योर बिजनेस, तो वो क्या आप जाएंगी? वो एनटीआर का पार्ट बनेंगी और वो नॉर्मल बिजनेस में ट्रीट हो रही होंगी। तो ये 3 ट्रीटमेंट जो है ये आपको याद करनी चाहिए, एनटीआर में कब जाना है, एफटीआर में कब जाना है और एग्जाम्प्ट कब होगी। ये 3 बातें आपने याद करनी है, पेपर में ये इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन डेट। आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहीं पे अमाउंट रखवाई हुई है, कहीं पे सूद दिया, वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? कंपनी के टैक्स सिलेबस का पार्ट नहीं है। कंपनी को कोई प्रॉफिट ऑन डेट मिलेगा, वो उनके नॉर्मल इनकम का पार्ट बनता है। अगर कोई इंडिविजुअल या एओपी है, इन्हें मिलता है, अगर 5 मिलियन तक मिला है प्रॉफिट ऑन डेट, तो सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगा, 15% रेट के ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। अगर 5 मिलियन से ऊपर इनको मिल रहा है कोई प्रॉफिट ऑन डेट, तो नॉर्मल इनकम का पार्ट बनेगा और एनटीआर में जा रहा होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और अगर कोई फेडरल सिक्योरिटीज़ हैं, उसके ऊपर कोई आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है विदाउट एनी लिमिट, किसका पार्ट बनेगा? एफटीआर का पार्ट बन रहा होगा, 15% रेट के ऊपर लग रहा होगा। उसके अलावा ये जो बहबूद सर्टिफिकेट्स होते हैं या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट्स होते हैं या शहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट होते हैं, इनको जो प्रॉफिट्स ऑन डेटा पे कर रहे होते हैं, जो इंटरेस्ट इनकम पे कर रहे होते हैं, वो एनटीआर का पार्ट बनती हैं, वो सेपरेट ब्लॉक का पार्ट नहीं बन रही होती। उसके अलावा ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें इंटरेस्ट इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट होती है, उसमें कोई किसी किस्म का टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। स्प्रिंग 2022 में ये 4 नंबर का सवाल आया हुआ है, जिसमें से कोई बच्चा भी इसको सही परफॉर्म नहीं कर पाया था कि कौन से सिनेरियोज ऐसे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट इनकम जो है एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये है कि अगर किसी भी नॉन रेजिडेंट ने पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाया हुआ है, उस पर उनको अगर हम कोई प्रॉफिट बैंक पे कर रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है, या कोई रुपी अकाउंट पाकिस्तानी शहरियों ने पाकिस्तान में खुलवाया हुआ है जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस के लिए, उस पर अगर उन्हें कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट ऑन डेट मिलेगा वो एग्जाम्प्ट होगा। या इसके अलावा कोई भी सिक्योरिटी जो इशू की गई है नॉन रेजिडेंट को, उस पर प्रॉफिट अगर आप पे कर रहे हैं वो भी एग्जाम्प्ट होगा। कब? कि जब वो लोग आपस में एसोसिएट नहीं है, सिक्योरिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल हो रही हैं लोन रेज करने के लिए, प्रॉफिट जो है वो पाकिस्तान से बाहर पे किया गया है, और ये सिक्योरिटीज़ अगर एफबीआर से अप्रूव्ड हैं, अगर ये तमाम कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तो जो नॉन रेजिडेंट को सिक्योरिटी इशू की है उसके ऊपर जो प्रॉफिट पे कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे।
रिमेंबर इंटरेस्ट इनकम आपको रिसीव हो रही होती है, रेट स्पेसिफाई है। अगर एफटीआर में फॉल कर रही है तो आपको पेपर के एंड के ऊपर रेट गिवन होगा, इसका मतलब आप इसको एफटीआर में ले जाएंगे सेपरेट इंटरेस्ट को। अगर इंटरेस्ट गिवन है 5 मिलियन से ऊपर की अमाउंट है, वो एनटीआर में जाएगी, उसके लिए कोई रेट्स नहीं लिए जाएंगे। रिमेंबर अगर आपको ज़कात वगैरह डिडक्ट हो गई है डिविडेंड पे करते हुए, जब आपको डिविडेंड रिसीव हुआ उसमें से, या आपको प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव हुआ उसमें से, अगर आपको कोई ज़कात वगैरह डिडक्ट हो गई है तो आप उसको एज आ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, बट कभी भी अपनी इस इनकम से रिड्यूस नहीं कर सकते। ये नहीं होगा कि लाख रुपये डिविडेंड मिला है, 2500 की ज़कात कटी है आपके, जी मेरी इनकम 98,500 है, ऐसे नहीं हो सकता। इनकम आपकी लाख रुपये ही होगी, जो ज़कात डिडक्ट की गई होगी आप उसको जाके एज आ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर क्या कर लेंगे, क्लेम कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। दैट वाज ऑल अबाउट एफटीआर आइटम्स जो पूरी किताब में आपके इन्वॉल्व है। ये वाला सवाल आया हुआ है, ये आया हुआ है स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए या पार्ट बी है कि बताएं किन किन सर्कमस्टांसिस में इंटरेस्ट इनकम जो है एग्जाम्प्ट हो जाती है। तो ये चीज़ पेपर में पूछ ली हुई है उसने। तो दैट वाज ऑल अबाउट एफटीआर आइटम्स जो हम लेके चल रहे होते हैं। क्लियर? अब आपके 4 हेड्स ऑफ इनकम यहाँ पे 100% जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। हम मेडिकल भी आते हैं। अब हमारे पास रह गए इनके क्वेश्चंस वगैरह, फिर वो हम कल करते हैं, और कल न्यूमेरिकल्स, कंबाइंड न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस वो वगैरह करते हैं। एक दो दिनों में मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन का सिर्फ अलाउंसेस का समरी दे के 1 पेजर के रिबेट्स की समरी क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन इन हेड्स के और कंबाइंड न्यूमेरिकल्स कल थोड़ा डिस्कस करके फिर वो सही कराओ भाई।